इसको और स्पीड देने के लिए इसमें एक बूस्टर आप दे सकते हैं कुछ समय बाद में, या उसका अभ्यास अभी से कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसका अभ्यास सोते समय ही करता था, ऐसे ज़्यादा नहीं, कार्य वही है, बस उसमें वहाँ पे करते हैं। तो स्वप्न अवस्था में प्रवेश के लिए, क्योंकि ये हमें पता है कि शरीर से संबंध जब कटता है तो हम स्वप्न अवस्था में प्रवेश करते हैं, और शरीर मतलब ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, और कुछ नहीं। हाँ, पांचों ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय से हमारा संपर्क कट जाता है, हमें शरीर पर से संबंधित और बाहर की चीज़ें कोई अनुभव होनी बंद हो जाती है। ठीक, इतना ही मतलब है स्वप्न अवस्था में जाने का। और वहाँ पे कोई सीन क्रिएट हो जाते हैं जहाँ पे वहाँ की ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ काम करने लगती हैं। ठीक, वहाँ हमें कुछ सुनाई देने लगता है, कुछ दिखाई देने लगता है, कुछ वही सारा जो यहाँ सारा प्रपंच वही वहाँ भी होता है, तो वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो इसको जानबूझ के कैसे करें? तो इसके लिए एक शवासन की प्रक्रिया है, उसमें लेट के, और पहले शिथिलीकरण इसके लिए किया जाता है। शिथिलीकरण क्यों किया जाता है कि इसकी जो पांचों ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ हैं उसको इतना शिथिल करने के लिए कि उसका कनेक्शन कट ऑफ हो जाए। तो वो दो हिसाब से होता है। एक तो या तो आप थक गए हों बहुत, तो अपने आप हो जाता है, इच्छा ही होती है हाथ। हाँ, तब तो ये सारी कंडीशन ही ऐसी बन रही है कि आप स्वप्न में चले जाएंगे। लेकिन उस अवस्था में प्रॉब्लम ये है कि आप थक चुके होते हैं तो जागे हुए नहीं जा पाते, है ना। वो एक प्राकृतिक स्विचिंग है, प्राकृतिक स्विच होता है उसमें अपने आप कि आप थकेंगे। इसको आप चाह के भी कर सकते हैं कि रोज़ कोई थकने वाला काम करें और लेट जाए और सो जाए, लेकिन यहाँ पे हमारा उद्देश्य दूसरा है कि हमें शरीर का कनेक्शन तो ऑफ करना है, काटना है, मगर हमें जगे रहना है। ये तभी संभव है कि थकान ना हो। ठीक, तो इस प्रक्रिया को कभी 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए एक साथ करें कभी ऐसा, तो उस समय में अपने जो ऐसे काम है थकने वाले ये सब वो ना करें, जैसे छुट्टी ले लें या ऐसा कुछ है, थोड़ा एकांत में हो जाएं, है ना। अखबार ना पढ़ें, न्यूज़ ना देखें, ऐसी चीज़ें ना देखें जो आपको कंज्यूम करती हैं, जगह जगह आपको संलग्न करती हैं। थोड़ा फ्री आप हों ऐसा। अदरवाइज तो डेली का आप जब सोने जाते हैं रात में तो इसका अभ्यास जारी कर सकते हैं, और वो अभ्यास दोनों बातों के लिए काम करेगा। इसके दो फायदे होंगे। एक, शिथिलीकरण से क्या होता है कि आपका जो शरीर है उसकी थकान, हाँ, थोड़ा थकान जो है वो उसकी वो भी कम होती है। दूसरा, नींद की जो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है इससे, शिथिलीकरण की प्रक्रिया से, क्योंकि स्वाभाविक शिथिलीकरण उतने गहरे में होता नहीं है शरीर का। स्वाभाविक में एक लेवल तक ही शिथिल होता है, उसके बाद कट आउट हो जाता है। हाँ, उसके बाद कट आउट हो जाता है। लेकिन अगर आप योग निद्रा का अभ्यास करें तो उससे भी ज़्यादा लेवल का शिथिलीकरण कर सकते हैं। माने थके हुए ना भी हों तो शरीर की इंद्रियों को आप शिथिल कर सकते हैं। ये तरीका है योग निद्रा का, बिना थके। उसके लिए शवासन में लेट जाना होता है, ठीक, और लेट के पार्ट बाई पार्ट पैर देखें। वो अभी उसको करवाएंगे, मेरे ख्याल ये अभी इसके बाद आएगा। प्रोसेस बता दो आप। हाँ, थियोरेटिकल प्रोसेस बता दो। ठीक, हाँ, इसका प्रोसेस आएगा। स्वप्न वाला ही प्रोसेस बताएंगे। ये तो बता दिया जागृत का, तो आप करना इस तरह से। शवासन में आप लेट गए तो पार्ट बाई पार्ट, मतलब आप पैरों की तरफ से इसमें शुरू कर सकते हैं। ज़्यादातर एक पैर पे आएंगे तो पैर को वहाँ पे ऐसा अनुभव करें कि शिथिल है कि नहीं। अगर लग रहा है शिथिल नहीं है तो थोड़ा हिला के और शिथिल कर लें। ऐसे 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 फ्री कर लेना। हाँ, फ्री एकदम ऐसे कर लें, ढीला छोड़ देना। हाँ, और नहीं तो पता नहीं चलता है। और कभी लगता है कि ढीला छोड़ दिया लेकिन लग रहा है कि कुछ है, तो ऐसे ऐसे कर लिया।
तो वो जो उसमें कोई भी टेंशन होती है तो रिलीज हो जाती है और थोड़ा सेटल हो जाता है। ठीक, फिर पैर से इस वाले हिस्से पे आ गए, फिर यहाँ थोड़ा सा ऐसे चेक किया। ये अवलोकन ही कर रहे हैं, ये भी अवलोकन ही हो रहा है। ये वाला हिस्सा भी आपको जागृत में जागृति करने के रूप में ये अभ्यास भी काम आएगा यहाँ पर। ठीक, उसके बाद में ये वाला हिस्सा ले लिया, फिर दूसरा पैर ले लिया, फिर कमर वाला हिस्सा आगे से पीछे से, फिर छाती वाला आगे से पीछे से, फिर ये हाथ वाला पूरा ऐसे ऐसे करके एक एक करके ये ऐसे पूरा, और फिर इसका, और फिर ऐसे आगे का पीछे का सारा करके, मतलब ये एक चक्र हो गया। ठीक, अब इसमें ख्याल क्या रखना है तो उसकी देखिए, इसकी स्पीड इतनी रखनी है, स्पीड पर विशेष ध्यान रखना है कि अंग पर आपको रुकना कितनी देर है। तो ये हर आदमी को अपने हिसाब से चेक करना होगा। कैसे चेक करना होगा कि इसमें अंग तो शिथिल हो मगर नींद ना आए क्योंकि जैसे बॉडी की स्विचिंग है वैसे ही चेतना की भी स्विचिंग है कि एक पर्टिकुलर लेवल के धीमी चेतना के प्रोसेस में जाएंगे तो सो जाती है। ठीक, तो वो फिर अगर वो सो गई तो वो स्वाभाविक वाली निद्रा में ही चली जाएगी। तो ऐसा आप बार बार करेंगे तो आपको ऐसा पकड़ में आ जाएगा कि आपको इतनी स्पीड में ऐसा रहता है कि शरीर तो शिथिल होने लगता है मगर आप जगे रहते हैं, आप नहीं सोते। तो ये प्रोसेस दो काम करता है। एक आपके बॉडी पार्ट्स को, जो आपका स्थूल शरीर है, इसको शिथिल करता है, प्लस इसकी पर्टिकुलर स्पीड आपको, क्योंकि ये कर कौन रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप ही कर रहे हैं ना, तो इसकी एक पर्टिकुलर स्पीड आपको जगाए रखती है। ठीक, आ रही है बात समझ में? जब मतलब सबकी अपनी पर्टिकुलर स्पीड होगी। स्पीड से मतलब है कि आपको एक अंग पे 1 मिनट रुकना है, कि आधे मिनट रुकना है, कि 2 मिनट रुकना है ना, अपने हिसाब से रखना है, अपने हिसाब से। अब ज़्यादा रुकेंगे तो सो जाएंगे। आप जैसे देख लें कि आप एक अंग पे 1 मिनट रुक गए और सो गए, इसका मतलब है कि थोड़ा वहाँ पे कम समय लगाइए, है ना, पौना मिनट लगाइए। उसमें भी सो गए तो आधा मिनट लगाइए। देखने से झंझनाहट होती है उस पार्ट से। मतलब जब डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें अगर वॉचिंग करते हैं तो ये जागृत अवस्था है। हाँ, लेकिन वही जगह पे अगर फिर बॉडी को शिथिल करके करते हैं तो फिर ये इसके और बीच का हाँ, अवस्था की अवस्था, हाँ, अवस्था की अवस्था। यस, क्योंकि फिर इसका नाम योग निद्रा हो जाता है, क्योंकि निद्रा के समय कर रहे हैं। सर जी इसमें ये जैसे मान लीजिए अंगूठे में- वो ये लेके बात करो, नहीं तो उसमें आवाज़ नहीं आएगी। जैसे अंगूठे में मैंने ध्यान लगाया तो एक झंझनाहट सी होती है। हाँ, वो जो होती है वो होने दो। अच्छा, हाँ, उसको कोई चक्कर नहीं है। बस। बस यहाँ पे मतलब शिथिल करने से होता है। झंझनाहट हो रही है, होने दो, उससे कोई हाँ, वो सब वो जो होगा वो आपको अनुभव में आएगा। झंझनाहट है तो झंझनाहट, आराम है तो आराम, और जो भी कुछ है वहाँ होगा वो आपको अनुभव में आता रहेगा। वहाँ उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको जानते रहिए। जान लिया बस, हो गया काम खत्म। दूसरे अंग पर आ जाइए, तीसरे पर आ जाइए। ऐसे आप इसको कई बार करते रह सकते हैं जब तक शरीर आपका उस लेवल पर शिथिलीकरण ना हो जाए जबकि ये स्वप्न में स्विच करने को तैयार हो जाए। ये आपको 1 घंटे में हो सकता है, 1.5 घंटे में हो सकता है, सबका अलग अलग है। ठीक, कौन कितनी दक्षता से कर पाता है। अच्छा, ये जो मतलब जो प्रोसेस आपने करी है, ये प्रोसेस बुद्ध की विपश्यना से कुछ मिलती जुलती है। हाँ, वो तो सही बात है। आनापान सती योग भी मतलब वो हाँ, ऐसे करके यस, वो सांसों पे लेके कभी अंदर जाते, फिर बाद में एक जगह को देखने का ऑब्जर्वेशन। यस, क्योंकि अवलोकन तो है ही ना। अवलोकन तो है ही। हाँ, अवलोकन वाले हिस्सा तो सेम ही है। बस फर्क ये है कि वो स्वप्न वाला पिक्चर नहीं खोलते, वो बोलते हैं 2-2 घंटे तो बिठाते हैं, लेकिन हाँ, वहाँ पे खुलता नहीं है स्वप्न वाला। क्योंकि उनका ओरिएंटेशन वो नहीं है। दूसरा है। मतलब हम करते ही नहीं है वो लक्ष्य। हाँ, वो वाला करते हैं। तो क्योंकि आप जिस लक्ष्य को ध्यान में रखकर करते हो
तो हमेशा वो क्रिया को करते समय चेक करते रहते हो, अच्छा ये ऐसे हो रहा है कि नहीं, ऐसे हो रहा है कि नहीं, ऐसे हो रहा है। अब ये वाला तो उद्देश्य ही नहीं रखा, तो ये चेक कैसे चेक कैसे करेगा? बिल्कुल करेक्ट। ठीक, ओके। तो ये फर्क पड़ता है। तो ये स्पीड आपको, अपनी स्पीड आपको समझ में आ जाएगी कि आधे मिनट की है कि 15 सेकंड की है कि 10 सेकंड की है कि क्या है, तो सबको अपनी समझ में आ जाएगी। 2 4 10 20 बार करेंगे तो हाथ में आ जाएगी, वो पकड़ लोगे आप उसको। तो फिर उस हिसाब से अंदाजे से उतना देर एक अंग पे आप रुकते रह सकते हो। अच्छा, अगर आपको ऐसे ही बस निद्रा में जाना है, इसको जागृति के लिए नहीं करना है, तो कोई भी एक अंग लेके और उस पर ज़्यादा टाइम रुक जाओ तो थोड़ी देर में आप नींद में चले जाओगे। समझ रहे हैं? अगर किसी को ऐसा कुछ है कि वे गहरे सोना है और ऐसी कोई थकान नहीं है ज़्यादा, पर सोने की इच्छा है, तो वो ये उसमें तरीका काम करता है कि किसी भी एक अंग पे रुक जाओ, बीच में कोई विचार वगैरह वो आएंगे तो फिर जैसे ही पता चले फिर वहीं फोकस हो जाओ तो बहुत जल्दी सो जाओगे। अच्छा, तो मतलब जो जैसे बोलते हैं ना कि वो टॉर्च होती है, ऐसे 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 होती है, एक जगह पे रोक देती है तो स्विच ऑफ, स्विच कर जाती है। ठीक है। तो ये चेतन का फंक्शन करने का प्रोसेस है, वो ऐसे करता है। करेक्ट। और शरीर का ऐसा प्रोसेस है, और इन दोनों का आपस में कंबाइंड इस प्रकार से फंक्शनिंग होती है। और जो पता कैसे चलता है, ये इस तरह के ऑब्जर्वेशन से जाते हैं तो ये सारे चीज़ों का पता चलता है कि ये कैसे कैसे काम होता करता है। तो जब आप भी करेंगे तो ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें जो ऐसे बताने बैठूंगा तो घंटों लगेंगे, वो आपको अनुभव करते हुए आएंगे बीच बीच में। जी, मैं मैंने आपको मुख्य चीज़ें बता रहा हूँ जी। वो साइड सीन हो जाता है। हाँ, वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मज़े भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जी, मैंने ये एक टाइम पे सीखा था, जो अहमदाबाद से ही है, स्नेह देसाई, शायद कोई बोरा जी बोला था कि उन्होंने भी कोर्स किया है योग निद्रा, उनसे भी मैंने सीखा। मैंने बहुत सारा कोर्स भी किया था, प्रैक्टिस भी किया था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे तो आपका जैसे नहीं था कि उसमें आप जो कॉन्शियस को थोड़ा सा पकड़ के रखो, उसको कंट्रोल में रखो कि तुम उसमें सपनों में जा सको, या तो उसमें ऐसा बोला गया था कि तुम जो भी ज़िंदगी में चाहते हो उसको इमेजिन करो, कल्पना करो, बस वही था उसमें। तुम जो भी कुछ चाहते हो, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर जैसा हाँ, वो तो बताया गया था उस टाइम। अपने लक्ष्य पर फोकस करना और हाँ। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग तो सो जाते थे, देखते थे, जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन मेरा कभी सोना का ये नहीं हुआ, नहीं हुआ। बात ये है। हाँ, वो थोड़ा उसी से मिलता जुलता है। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन रहता है, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में जियो, उस पर फोकस करो। कायनात जो है झक मार के आपकी इच्छा पूरी करेगी। हाँ हाँ वो अलग चीज। हाँ, कुछ भी, कोई भी प्रक्रिया पकड़ लो। नहीं, जैसे 6-7 दिन के लिए अगर आप कोई अनुष्ठान करते हैं उस समय थोड़ा सा लाइट भोजन लें, नहीं तो नींद में चले जाएंगे, मतलब बस यही होगा। तो उसमें भी आपको समझ में आएगा कि किस तरह के भोजन से आपको ठीक रहता है। किसी एक चीज को जनरली फलों का भोजन लें, खिचड़ी खाएं, वैसे लाइट भोजन लेते हैं। नहीं तो जो थोड़े हैवी भोजन होते हैं वास्तव में हो जाएगा, वो ऐसे करते रहो। वो एक आभास हो जाता है जैसे निद्रा को आराम से लेके आते, तो वो निद्रा लाने में सहायक होते हैं। लेकिन हमें तो उस लेवल की निद्रा नहीं चाहिए ना। उनको मिल गया कि वहाँ सुख है, फिर वो बाहर आके चेक किया कि है कि नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ, जी जी जी। तो बात सही, जिससे बहुत क्लोज हो जाते हैं, बहुत कनेक्ट हो जाते हैं, और उसको जब मतलब हट जाते हैं या वो हट जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन वो 21 दिन का मेडिटेशन करने के बाद ये सब चीज़ें कभी होती ही नहीं। मुझे तो लगता है मेरे जीवन में ये कभी ऐसा होगा ही नहीं है। हाँ, नहीं, वो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो कोई उसका मतलब भी नहीं रहता। और जब तक उसका मतलब थे नहीं थे, वो चले गए, काम खत्म। उस पर ध्यान लगा के या उसको नाम जप के या कुछ ऐसा कुछ मतलब थोड़ी होता है समय बर्बाद करके। तो अब ऐसा नहीं होता, पहले होता था स्टार्टिंग में, हाँ, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, नहीं होगा। 21 दिन का हुआ था वो, उसमें
तो उससे बहुत कुछ चीज़ें जो है जानने को मिली थी। ये प्रोसेस को बहुत सारे लोग बहुत सारे हाँ यस यस। अब अभी ऐसा क्यों होता है ये कि जो चीज़ें आप समझ जाते हैं, है ना, जैसे कोई तार्किक एनालिसिस हो रहा है और आप कोई चीज़ समझ गए और बहुत ज़ोर से समझ गए, तो उस समझ से क्या होता है कि उस तरह के प्रोसेस जन्म ही नहीं लेते, पैदा ही नहीं होते। हाँ वो जैसे स्टार्ट हो बात खत्म हो गई, अननेसेसरी है। ऐसा आपको समझ में आ गया कि अनावश्यक है तो वो शुरू ही नहीं होता, क्योंकि आप ही तो एक्चुअल में तो आप ही कर रहे होते हैं। तो अब आप ही को तो पता चल गया कि अनावश्यक है, तो अब आप क्यों करेंगे, इसलिए वो रुक जाता है। हाँ तो इस तरह से जाता है। इसीलिए जो ज्ञान है, तो आपको कई जगह मिलेगा लिखा हुआ कि ज्ञान ही मुक्ति का मुख्य स्रोत है या अज्ञान ही दुखों का मुख्य कारण है। तो वो इसी परिप्रेक्ष्य में रहता है। हालांकि ये अभी इसको थोड़ा जो है लोग गलत परिप्रेक्ष्य में लेते हैं, ऐसा करके लेते हैं कि हर आदमी को ज्ञानी होना पड़ेगा, अज्ञानी है तो सुखी हो ही नहीं सकता है। ऐसे करके ये गलत है, ऐसे करके नहीं है। नहीं तो इस हिसाब से तो बच्चा तो कभी नहीं सुखी होगा, और सारे जीव जंतु तो वो तो सदा दुखी रहेंगे, क्योंकि वो तो ज्ञानी होते हैं। और इसमें ये भी है कि ये कभी लक्ष्य वैसे बना देते हैं दर्शन के कारण। यस, तो यस, बोलते हैं कि ये लक्ष्य पा लिया तभी वो ज्ञानी है, मतलब हाँ, यस, यस। तो ये सब गड़बड़ा जाता है। हाँ सब गड़बड़ा जाता है। तो माने यहाँ पे ये रहता है कि कोई भी एक आदमी किसी बात का ज्ञानी हो जाए तो उसका लाभ सबको मिलने लगता है। जैसे विज्ञान ने जो खोज कर ली, टेक्नोलॉजी खोज ली, तो अब हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि उन्हीं को मिल रहा है, बिल्कुल सबको मिलता है। उस रूप में ऐसा है कि किसी चीज़ का अज्ञान है तो उसमें दुखी होने की संभावना होती है। संभावना होती है, ऐसा नहीं कि दुख होता ही है, संभावना रहती है। ज्ञानी हो गए हैं तो सुखी होने की संभावना नहीं, निश्चित होता है। क्योंकि ऐसी कोई प्रोसेस तो वो करेगा नहीं ना जिससे दुख पैदा हो जानबूझ के। तो ये बात है। दुख जब पैदा हो रहा है तो समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि वो उस बारे में ज्ञानी नहीं है। हाँ हाँ यस 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 बिल्कुल, प्रोसेस स्टार्ट। तो स्वप्न में ये आपको अपना जो है अपनी स्पीड पकड़ लेनी है, माने जान लेना है कि मेरी स्पीड पे कितना है, ठीक। और डेली भी करेंगे तो डेली, क्योंकि कभी थोड़े ज़्यादा थके होते हैं, कभी कम थके होते हैं, उस आधार से भी आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे झटका सा लग जाएगा। अगर नींद आने लगेगी तो झटका लगेगा, तो समझ जाओगे स्पीड थोड़ी तेज कर लो है ना। थोड़े कम समय में अंग के ऊपर रुको और उसको ऐसे शिथिलीकरण करते रहो। अच्छा, शुरू में 1-2 बार ही हिलाना है, उसके बाद में फिर हिलाना नहीं है, उसके बाद में फिर देखते रहना है बस। यहाँ पे आए, वाचिंग किया, क्योंकि हिलाने से शिथिलीकरण फिर रुकता है। बस शुरू में 1 चक्कर में या 2 चक्कर में ऐसे लग रहा है थोड़ा हिला लिया, उसके बाद में फिर शरीर का कोई अंग माने पलकें भी हिलनी नहीं चाहिए। हाथ जैसे रखे हैं तो रख लो, ऐसे बंद रहेगा। हाँ पलके बंद रहेगा, और हाथ में ऐसा नहीं है कि ऐसे उंगली कुछ करो या कुछ करो। तो इसलिए मच्छर वच्छर का पहले इंतजाम करके रखो, मच्छरदानी या कुछ भी, माने कोई चीज़ बीच में जो है डिस्टर्ब ना करे। फैन का जो आवाज़ आएगा, हाँ तो उसकी स्पीड कम कर लो, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल करता है, यस। क्योंकि वो जब करता है तो हवा स्पर्श करती है बॉडी में, तो उससे उसमें जो है उसका पता चलता रहता है, तो वो फिर शिथिलीकरण में नहीं जा पाता है ना। तो इसलिए अच्छे मौसम इसके लिए रहता है, थोड़ा सर्दी का मौसम, इस तरह का मौसम, या ऐसा कुछ उपाय, या पंखा इत्यादि का कुछ ऐसा करो कि उसकी इतनी स्पीड रखो जो आवाज़ ना करे और उतना जोर से स्पर्श ना मारे आपके, ऐसे करते। तो ये सारी चीज़ें करते हुए एक समय आपको ऐसा आएगा, पता चल जाएगा कि शरीर सो जाता है, माने शरीर के 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियों से हमारा संपर्क टूट जाता है और हम जगे रह जाते हैं। यही प्रवेश सूक्ष्म जो आपका स्वप्न अवस्था है उसमें प्रवेश का यही सूत्र है कि शरीर से संपर्क कट जाए, स्थूल शरीर से, और आप जगे हुए ही चले जाएं। आपका जो वो 100% से 30% पे आ जाता है घट के स्वाभाविक रूप से, वो ना हो,
100% के साथ आप अंदर जाएं। हाँ, समझ में? शुरू में क्या होगा कि जब पहली बार जाएंगे तो इसमें एक्साइटमेंट भी होंगे, माने अब जो मैं आपको लक्षण बता रहा हूँ ये अपीयर होंगे तो आपको एक्साइटमेंट भी होगा कि पहुँच गया, ऐसे करके जैसे ऐसे करेंगे बाहर आ जाएंगे। हाँ, तो ये 2-4 बार करके आपको पता चलेगा कि नहीं ऐसे नहीं करना है, थोड़ा ऐसे ढीला ही रहना है ना। तो ये ऐसा हो भी जाएगा तो ऐसी समस्या नहीं है, मतलब ऐसा समझ में आ जाएगा आपको। तो फिर वहाँ पर आपको ये भी समझ में आएगा कि स्वप्न अवस्था में एक्साइटमेंट के एक लेवल तक ही बना रहा जा सकता है, उससे ज़्यादा में आप वहाँ नहीं रह सकते। तो जो आपको वहाँ अनुभव करने हैं वो इसी लेवल पर करने हैं, तो उस लेवल को वहाँ पे बना के रखा जाता है। और वहाँ पे ये भी है कि बहुत लंबे समय आप नहीं रह सकते। हाँ, क्योंकि बॉडी आपने रिलैक्स में कर दी है, अब जब तक वो उसका जो भी रिलैक्सेशन है वो पूरा होता है तब तक ही टाइम है आपके पास वहाँ मैक्सिमम। ये जैसे ही होगा वहाँ से ये बाहर आपको फेंक देगा, मतलब आपकी बॉडी जाग जाएगी, आपके जो 5 ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों से संपर्क दोबारा जुड़ जाएगा, तो इसका अनुभव होने लगेगा। इसका अनुभव होने लगेगा मतलब जाग गया। समझ में आ रहा है? ये सारा अंदर का बाहर का संसार। तो जब आप ऐसा करेंगे तो इस तरह का अनुभव आएगा, तो उससे आप अपनी वहाँ स्थिति बढ़ा सकते हैं। कभी 15 मिनट हो सकती है, कभी आधा घंटा हो सकती है, कभी ऐसे करके, तो इस तरह से, क्योंकि शरीर का शिथिलीकरण कर रहे हैं तो इस वजह से वो जल्दी आराम को प्राप्त करेगा, तो जल्दी बाहर आओगे वहाँ से। तो पर वहाँ इतना टाइम भी बहुत होता है। क्यों बहुत होता है? क्योंकि स्वप्न अवस्था में, माने जागृत अवस्था में जितनी जिंदगी आप पूरे 24 घंटे में जीते हो, वहाँ आप 4 मिनट में जी सकते हो उतनी जिंदगी। वहाँ की स्पीड कुछ ऐसी है। हाँ, समझ रहे हैं? क्योंकि वहाँ आपको हर प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो काल्पनिक है। हाँ, मतलब वहाँ कलकत्ता के लिए 2000 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करनी पड़ती। हाँ, वहाँ जो भी, वहाँ सारे कलकत्ता बॉम्बे सब एक ही जगह होते हैं। हाँ, समझ रहे हैं? वहाँ आपको दूरी नहीं तय करनी होती, बस सोचना ही होता है और आप कलकत्ता पहुँच जाते हैं। सोचना ही होता है माधव रंजन जी के घर चले जाते हैं, सोचना होता है गर्लफ्रेंड के पास चले जाते हैं। चाहिए। हाँ, वह इच्छा सेब खाने की होती है, सामने ही होता है, तुरंत सेब का पेड़ आ जाता है, तोड़ो और खा लो। अच्छा प्रेम जी, ये जो जैसे मान लो कि हम डे टू डे लाइफ में कभी जैसे 4-5 फ्रेंड है, 10-12 लोग हैं यार, कुछ कहीं घूमने का प्लानिंग किया, वो पहले 4-5 साल पहले जाके आए, तो ऐसे पहले से ही वो एक आनंद आने लगता है, बोले हाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सारा वही आनंद होता है ना, सारा वही होता है, मतलब कल्पना का आनंद, मतलब स्वप्नावस्था का। बिल्कुल। क्योंकि मन और बुद्धि का ही वो उसमें रोल प्ले करता है। हाँ, और ज़्यादातर हम वहाँ अपनी उन इच्छाओं की पूर्ति की कोशिश करते हैं जो नहीं हो रही है। हाँ, जो बाहर हो रही हैं तो उनको तो वहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ कौन सी इच्छा की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं जो बाहर नहीं हो रही है और बहुत जोरदार है। और या तो फिर वो बनाने की इच्छा है, मतलब कि हम जाएंगे ऐसे कर। हाँ, ऐसे, या फिर यहाँ का कुछ जुड़ा वहाँ का कुछ जुड़ा, ऐसे होता रहता है अपने आप। पर जब आप स्वप्न अवस्था में जागे हुए जाएंगे तो कुछ समय बाद में आप उसको क्रिएट कर सकते हैं स्वप्न को। ये भी आप पाएंगे कि वहाँ इच्छा से स्वप्न बदला जा सकता है, जैसा आपको देखना है वैसा आप देख सकते हैं, जो वहाँ करना है कर सकते हैं। दुनिया की कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो आप वहाँ नहीं कर सकते, इच्छा मात्र से, चाहने मात्र से। अच्छा, ये जो ये कुछ लोग जो होते हैं प्रेम जी, जैसे मान लो कि वो कोई भाव के तल पे कहीं जो ये आध्यात्मिक धर्म में कहीं जुड़ जाते हैं, फिर वो सारी जो कल्पनाएं होती है बहुत सारी वैसी कल्पनाओं में चले जाते हैं और उसका आनंद भी लेने लगते हैं जी। तो कई बार वो कल्पनाएं इतने लेवल पे चली जाती है कि वो कैसेट अटकती नहीं है, मतलब जिसे हम बोलते हैं कि मानसिक रूप से ये व्यक्ति कंट्रोल इसने गंवा दिया। जी जी जी। तो एट दैट पोर्शन ये क्या स्वप्नावस्था में होता है क्या वो? हाँ, वो एक्चुअल में ये जितने भी लोगों को अनुभव होते हैं। अच्छा, इस बीच में एक बात रहेगी, एक तंद्रा अवस्था होती है। हाँ,
तंद्रा 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 बोलते हैं। बीच की अवस्था। तंद्रा जो है वो ट्रांजिशन है जागृत का और स्वप्न के बीच का। बिल्कुल है वो स्वप्न ही, थोड़ा सजीव ज्यादा होता है ना। वो तब घटित होती है जब आप जागृत में है नहीं, लेकिन आपको पता नहीं चला कि आप कब सरक गए स्वप्न में। चेतना की ज्यादा मात्रा को लेके गए हो, मगर ट्रांजिशन को आप अनुभव नहीं कर सके और यूं करके सरक गए। आपको लग रहा है कि आप जागृति में ही हो, मगर एक्चुअल में आप स्वप्न में पहुंच चुके होते हैं। उस अवस्था को तंद्रा बोलते हैं। तो उस अवस्था में ये सारे देवी देवताओं के और ये सारी चीजें घटती हैं। इसमें जैसे मान लो कि मॉर्निंग में कभी हम सोए हुए होते हैं और कोई मानो कोई स्वप्न चल रहा है बढ़िया वाला, कोई उसकी मजा भी हम ले रहे हैं और अचानक से किसी ने जगा दिया, अरे उठ जा। तो एट दैट टाइम मतलब उठ तो जाता है, लेकिन जैसे नहीं बोलते गाड़ी चल रही और एकदम से ब्रेक लगा दिया, लेकिन गाड़ी अटकती नहीं, वो थोड़ी घिसड़ के जाती है। तो वो एट दैट जो पॉइंट है 5-10 मिनट का, उसमें मतलब वो मजा तो चालू रहता है, यार छोड़ दो, नहीं उठना है अभी। वो जगह है तंद्रा वाली। हाँ, तो वो वैसी करके स्थिति है। तो ये जितने भी जो साधनात्मक अनुभव लोग बताते हैं, जितने भी साधना करते हैं, वो उसी प्रकार के होते हैं। मतलब वो रियल तो होते नहीं होते, सब काल्पनिक ही है, इसलिए उनसे कोई सिद्धि वैसा कुछ नहीं मिलता। पर ऐसी कहानियाँ सुना के, जैसे फुलसंदेव वाले बाबा, उनका ये अनुभव उसी स्तर का है। दूसरा बात ये भी होता है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है, एक बैठे हुए हैं और एक स्वप्न में चले गए, एकाएक बैठे हुए हैं स्वप्न में चले गए 1-2 मिनट के लिए ही, और उसमें कुछ ऐसा मतलब मेरे को दृश्य दिखा जो वास्तव में घटित हुआ है। बाद में पता चले कि वो दृश्य घटित हुआ है। हाँ, इसको ये भी तंद्रा ही है। ये भी तंद्रा ही है। हाँ, वो तंद्रा ही होती है, क्योंकि रोज उसी का अभ्यास करते हैं ना वो लोग। मतलब कोई उनका इष्ट देवता है, उसी की कल्पना करते हैं, उसी का करते हैं। तो कभी 2 मिनट के लिए अभी उसके ध्यान में ही थे, माने उसकी तरफ ही थे, 2 मिनट में थोड़ी नींद आई तो तंद्रा खुल जाती है। हाँ, कौन सी सच्ची घटना? नहीं, वो संयोग की बात है, वो उसका कोई अच्छा, वो संयोग हुआ है वो। हाँ, क्योंकि आपके पास उसका कोई डाटा होगा, तो आपको ऐसा लगा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे खबर आई कहीं से, ऐसे उदाहरण बता रहा हूँ, खबर आई कि भाई पिताजी बीमार हैं, ज़्यादा बीमार हैं। अब जैसे मैं उसको क्लियर ही कर दूँ, तो अंदर होने लगता है कहीं टपकना गए हो, कहीं टपकना जाएंगे। अब जैसे मैं उसको क्लियर ही कर दूँ, हाँ, मेरी भतीजी थी, बहुत अंतरंग मेरा उससे एक संवेदना थी। हाँ, तो मैं गया हुआ था 11 रिश्तेदारी में, मैं चाचा थे, मैं छोटा था, जाके मैं थक गया, इसी दीवार में उड़क के, और इवन 2 मिनट के लिए मैं मतलब सपना में गया हूँगा, यानी सो गया। और 2 मिनट में ये लगा कि मतलब हमारे कुआं के भेंट में यहाँ पर डूबी है वो भतीजी, कुआं के भेंट पे लाके रखे हुए हैं, पुलिस आ गई है। और मैं वहाँ से मतलब इतना जगा और मैं घर के लिए तैयार हुआ, तो डांटने उठने लगे चाचे। तो रात शाम हो गई थी, मैं सवेरे हुआ, मेरे को सवेरे में भागते हुए आज पीछे की चाचा जी भी चल दिए कहीं ये गुम न जाए। मैं दूर निकल गया रहा था, पीछे गए, और जब गए तो सुबह 7 सूर्य की किरणें आ चुकी थी और पुलिस उसी समय आई थी, जबकि मैं इमेजिन जब उस समय किया था तो पुलिस का भी किया था। पर पुलिस जब वहाँ गया तो पुलिस हमारे 5 मिनट पहले आ गई थी और वहाँ वो अपना सब सर्वे कर रहे थे, वे कुआं के भेंट में ही रखे थे जहाँ देखा था, और जहाँ ये देखा था डूबी थी वहीं पर डूबी भी थी। ऐसी मतलब 2-3 घटनाएं मेरे साथ हुई हैं जीवन में। हाँ, तो ये एक्चुअल में संयोग ही रहती है। संयोग क्यों रहती है कि उस तरह का हम कुछ सोचते रहते हैं, क्योंकि संभावना तो रहती है इस तरह की। ये ऐसा तो नहीं कि उससे अंतरंग जो संवेदना थी उसकी वजह से। हाँ, जो भाई आपका उससे जुड़ाव होगा तभी ना उसके बारे में आप कुछ सोचोगे। जी। तो सोचोगे तो कई बार वो विजुअलाइज हो जाता है, दिख जाता है, और संयोग से उससे मिलती जुलती घटना भी घट जाती है।
तो हमें ऐसा लगता है कि हमें वो पहले से दिख गया, भविष्य दर्शन हो गया, ऐसा करके नहीं होता। ये हमारी कैलकुलेशन होती है, जिसे जो हमारा स्वप्न, हमारी स्वप्न अवस्था है, वो उसको चित्रित करके दिखा देती है ना। जैसे मेरे कई ऐसे सारे विजन हैं, क्योंकि मेरी बच्ची जो है वो माँ के साथ ही रहती है, तो कई बार इस तरह के स्वप्न होते रहते हैं कि वो पानी में डूब गई किसी खेलते हुए, जब वो छोटी थी तो ऐसा स्वप्न हुआ कि वो खेलते हुए किसी गटर में गिर गई, गटर खुला हुआ था, वो गटर में गिर गई और मर गई। तो अब ऐसे स्वप्न क्यों आते रहते हैं? क्योंकि इस तरह की संभावनाएं हैं, ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो हमारे अंदर उसकी संभावनाएं रहती हैं। और क्योंकि दूर रह रही है तो ये जोर से होती है, क्योंकि पास रहती तो ऐसा कुछ इंतजाम हम करके थोड़ा संतुष्ट हो सकते थे कि नहीं ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी, तो हमारे अंदर वो संभावना कम हो जाती है, तो उस तरह के स्वप्न हमारे अंदर चित्रित नहीं होते। लेकिन अगर कहीं और रहता है तो ऐसा रहता है कि यार पता नहीं कैसा इंतजाम किया होगा, नहीं किया होगा, क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इससे संबंधित और कई तरह से संबंधित ऐसे स्वप्न आते रहते, पर कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसी कोई घटना भी नहीं घटी, पर संयोग से घट भी सकती थी, क्योंकि घटना है तो जो संभावित है उन्हीं में से कुछ घटता है ना। ऐसा अलग से तो दूसरे मंगल ग्रह से तो कोई संभावना आ नहीं जाती निकल के। अच्छा प्रेमजीत जी, मानो कि कुछ सदी पहले, जैसे मानो कि 400-500 या 1000 साल पहले, जब ये सिस्टम इतनी अपडेटेड नहीं थी, लोग काफ़ी दूर दूर तक रहते थे, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए भी कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था, और पर्सनल लेवल पे भी इतना डेवलपमेंट नहीं था, कपड़े और ये सब गहने कुछ डेवलपमेंट था, संगीत भोजन आदि का डेवलपमेंट हुआ था। तो जैसे मान लो उस समय में जो लोग हैं उनके पास कोई ऐसी स्थिति होगी चेतना की जहाँ पे वो कल्पनाओं में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते होंगे, तभी एक भक्ति युग वाला एक बीच में प्रोसेस चला पूरा धर्म का, कि मतलब भजन करते और बार बार इच्छा करते कि वो कृष्ण जिनकी हम कहानियाँ सुनते, राधा के साथ में नाचते थे वो, या का वो राम भगवान जो, तो ये भक्ति वाले जो लोग हैं वो जो कल्पनाएं की उन्होंने अंदर से, और बार बार जो इच्छा रखते हैं कि प्रभु हमें भी मिल जाए, हमें भी मिल जाए, तो क्या उसमें कहीं ये इच्छाओं के कारण सुषुप्ति में फॉर्मेशन होने लगता है क्या, उस प्रकार का कुछ? हाँ जी, इसको ऐसा करके समझे ना कि अल्टीमेटली आदमी तो सुखी होना चाहता है, अंदर तो ये स्थिति है, और ईश्वर की अवधारणाएं समाज में रहती हैं, चलती रहती हैं। बिल्कुल। तो अब बहुत सारे लोग ऐसा सोचते रहते हैं कि भाई ईश्वर के उसमें समर्पित होके या उसका ध्यान करके या ऐसे करके वो हमारा भरण पोषण करेगा वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ का होने लगता है इस बात से, कुछ का ऐसे 2-4 संयोग हो गए, हाँ सिस्टम में किसी को तो कुछ तो मिलेगा ही, ऐसा तो है नहीं किसी को। तो अब वो इसको इस बात से जोड़ के ऐसा प्रचारित करने लगेगा, तो अब लोग जो सुनेंगे यार ये बढ़िया है, ऐसा करने से तो कर दिया इसको। अब हुआ तो 2-4 बार ही है, लेकिन वो प्रचारित ऐसे कर देते हैं कि जैसे हर बार होता है। अब लोग लगे रहते हैं उसमें और प्रयास करते रहते हैं। अब चूँकि कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तो उतनी गरीबी है, तो सब लोग सोचते हैं कि यार ये 5 आदमी बन गए ऐसा करके। जैसे जो आदमी को मोटिवेट करते हैं वो क्या बताते हैं, वो उन लोगों के उदाहरण देते हैं जो सफल हो चुके हैं, उनके नहीं देते जो अनसक्सेसफुल है। हाँ, वो उनके उदाहरण नहीं देते जिन्होंने मेहनत की और सफल नहीं हुए, उनका एक का भी उदाहरण नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये नहीं, मेरा ट्रैक है वो पर्टिकुलर इमोशनल पोर्शन में था। जैसे मान लो वो ये इच्छा नहीं करता कि कृष्ण आके मेरे को ये महल दे दे या कृष्ण आके मेरे बेटे की नौकरी लगवा दे, उनकी बात नहीं है। हाँ। मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे वो कहानियाँ सुनते हैं कि भाई कृष्ण राधा के साथ में नृत्य करते थे, नरसिंह ने देखा था कभी ध्यान करके, और आज भी करते हैं, और आकाश में लीलाएं चलती है। तो ऐसे लोग जो इस कल्पना में हैं, क्या वो बार बार इच्छा करते हैं अंदर से, जैसे हमें भी कभी कृष्ण दिखेंगे, वो स्थिति में हम पहुँच जाएंगे? तो क्या एक्चुअली वो स्थिति में इच्छाएं जो है बार बार करने से वो अंदर फॉर्मेशन चलने लगता है? हाँ, तो ये तो विजुअलाइज हो जाता है ना। देखो क्या हुआ कि डिमांड आपने खड़ी की अंदर, है ना, सुन के ये क्रिएटिव डिमांड खड़ी हुई है ना। समाज में अपनी कहानियों से, इनसे सब हमारे अंदर ये इच्छा पैदा हो गई कि हमें कृष्ण और राधा को देखना है, वैसी प्रक्रिया करते हुए देखना है, जो भी उसकी इच्छा हुई।
तो अब ये इच्छा पैदा हो गई तो अब वो क्या करेगा, क्योंकि बाहर तो ऐसा है नहीं कि कहीं कोलकाता में जाके देखा है कि वहाँ ऐसा हो रहा है, ये उसको भी मालूम है बिल्कुल। कि अभी कृष्ण और वो एग्जिस्ट नहीं करते उस रूप में। तो उसको मालूम है कि इसे ध्यान में देखना है, क्योंकि वही बताया भी गया उसको कि ध्यान में देखना है इस बात को। तो वो ध्यान में ही देखने की कोशिश करता है, मतलब वही प्रयास करता है ना कि आंखें बंद करता है, बार बार उसी को विजुलाइज करता है। तो ये क्या कर रहा है, वो अपने स्वप्न जगत को कमांड दे रहा है, बार बार कमांड दे रहा है कि उसको तैयार कर रहा है इस बात के लिए कि भाई तुम ऐसा स्वप्न क्रिएट करो। तो जब ये कल्पना बहुत जितनी घनीभूत होने लगेगी तो ये वहाँ पे पहले स्वप्न के रूप में उसको दिखाई पड़ेगी, है ना, जहाँ उसको पता चलता है, उठने के बाद पता चलता है कि ये तो स्वप्न ही था। वो जो तंद्रा वाली बात है, जब ज़्यादा घनीभूत होगी तो कभी वैसी फॉर्मेशन भी हो जाएगी, वैसा प्रोजेक्शन भी हो जाएगा, वहाँ उसको लगता नहीं ये तो रियल हो, अब हुआ रियल। इसलिए दावा करते हैं कि मुझे शिव ले गए, वो देखा नहीं यार। हाँ, मुझे मैं खुद चला गया था स्वर्ग में और मैंने मैं खुद चला गया। सारी तो अब उसमें जैसी मान्यता होगी, अगर उसकी ऐसी मान्यता होगी कि सशरीर तो नहीं जाया जा सकता, तो उसको ये स्वप्न ऐसा घटित होगा कि इस शरीर में से कोई दूसरा शरीर निकलेगा, सूक्ष्म टाइप का, और वो जाके देखा है सब। हाँ, फिर उसके साथ हो जाएगा और वो उसको जहाँ लेके जाएगा और वो ऐसा दिखाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि स्वप्न में जो है वो बहुत तेज़ी से चीज़ें होती है, क्योंकि वहाँ एक ही जगह में हो रही है, वहाँ कलकत्ता बॉम्बे एक ही जगह होता है ना, वहाँ ऐसे 2000 किलोमीटर की दूरी में नहीं होता। हाँ बिल्कुल। तो वो यूं करके वो यमराज हो, जो भी कोई हो, बिल्कुल, वो मतलब वो पूरा ट्रैवल करके आ गया। हाँ, उसको ऐसा लगता है कि ट्रैवल करके आ गया, जबकि उसको इतना ही होता है कि अभी स्वर्ग में खड़ा था और अभी नरक में पहुंच गया, है ना। अरे भाई ट्रैवलिंग की इतनी किताबें हैं, लोगों ने रंगमंच है ना, लोगों ने 14 ब्रह्मांड की किताबें लिखी हुई है। मतलब एवेंजर्स तो अभी निकला है, हमारे एवेंजर्स तो काफी टाइम से। हाँ, हमारे हाँ यस तो ये रंगमंच जैसा होता है। रंगमंच को इस तरह से सेट किया जाता है कि उसमें बहुत तेजी से सीन बदला जा सकता है ना, ऐसा पर्दा बदल देंगे, हाँ तुरंत होता है वैसे कि सीन के हिसाब से पर्दा साइड में और उस, है ना। और चूंकि वो एक ही जगह है, वो ऐसा नहीं है कि एक सीन कोलकाता में हो रहा है और एक सीन बॉम्बे में दर्शा है, ऐसा करके नहीं है। एक ही जगह में मात्र वो आभास वो बदल रहा है, जगह एक ही है। तो इसी क्षण ये हुआ और पर्दा गिरा, और जैसे अगले क्षण पर्दा खुलता है तो वहाँ लोग पहले से तैयार बैठे रहते हैं कि तुम्हें ये पर्दा कर देना, ऐसी चीज़ें करना, और जो दूसरे नए 10 लोग तैयार रहते हैं और दूसरे कपड़े पहन के वहाँ आ जाते हैं। मुश्किल से 2-3 सेकंड में ऐसा हो जाता है ना। तो पहले सीन में बॉम्बे का सीन लगा था, दूसरे में कोलकाता का लगे, अब पहुँच गए कोलकाता। जबकि बैठे वहीं हॉल में ही बैठे हैं, पहुँचाए कहीं नहीं है, पर उन्हें ऐसा अनुभव होने लगता है। तो जो डाटा हमारे अंदर उससे संबंधित पड़ा रहता है वो वहाँ प्ले होता रहता है। और चूंकि ये स्वप्न अवस्था है तो वो ये ऐसे 3D ऐसी ही रहती है, जैसे जागृत में जैसे अनुभूति होती है वैसी ही होती है वहाँ पे, पर बहुत स्पीड में होती हैं। तो यूं करके वो ऐसे अरबों खरबों किलोमीटर के भी उसको कुछ ही मिनटों में घूम के आ सकता है, इस तरह से चलता है। तो ये अनुभव जो होते हैं तंद्रा वाले, ये बहुत जागृत अवस्था से बड़े मिलते जुलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जनरली स्वप्न अवस्था जो है वो इतनी ज़्यादा सजीव नहीं होती नॉर्मली। वहाँ थोड़ा प्रकाश कम रहता है, थोड़ा ब्लैकिश रहता है, बहुत दूर का दिखाई नहीं पड़ता वहाँ। अगर जो स्वाभाविक स्वप्न आते हैं उसमें बहुत दूर का फोकस नहीं होता, वहाँ पे बहुत थोड़ा एरिया रहता है जागृत के मुकाबले में, है ना। उतने में ऐसी सब घटनाएं घटती रहती हैं। जब आप जागे हुए जाएंगे तब आप वहाँ प्रकाश बढ़ा सकते हैं, सीन लंबा कर सकते हैं, ये चीज़ें तब होती हैं। नहीं तो जनरली स्वाभाविक रूप से उसका जो दायरा है वो थोड़ा ऐसे धुंधला रहता है, कम रहता है, उतना स्पष्ट विजन नहीं होता। लेकिन तंद्रा में यहीं के जैसा सेम विजन रहता है, सेम सारी लेंथ और सेम सारा फोकस रहता है। मतलब यहाँ और वहाँ में अंतर आप नहीं कर सकते अगर आपको ये सब चीज़ नहीं पता है तो।
इतना मिलता जुलता रहता है, इतना डिट्टो कॉपी जैसा रहता है। ये तो डिपेंड करता है, ये उसी के ऊपर बात है। आप नहीं कितनी भी हो सकती है, आपकी त्वरा कितनी है और शरीर को आपने कितने शिथिलीकरण में ले गए हैं, कब उसकी वापसी हो जाए, ये उस पर बहुत सारा डिपेंड करता है। लेकिन वहाँ 1 घंटे भी आप रहे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हो जाते हैं, इतनी फास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, और ये उसको मालूम नहीं चलता है क्योंकि इतनी तेज़ी से रहता है कि यहाँ के सोचता है कि नहीं वहाँ बहुत तेज़ गति होगी, इस वजह से मैं यूं करके उस ग्रह में और यूं करके उस ग्रह में पहुँच जाता हूँ। तो उसको ये नहीं पता कि नहीं वो ये तो अंदर ही बैठे हो, इधर ही सारे ग्रह आ रहे हैं। जो हमारे आसपास की जो विषय है, अगर वो हम इस भाषा में सुनेंगे तो वही उस तंद्रावस्था में उसको वहाँ, हाँ वहाँ वो सजीव हो जाते हैं। मैंने अभी फूलचंद जी बता रहे थे कि भाई मेरे को यमराज लेके थे, अगर ऐसे ही कोई मुसलमान का जाता हाँ तो उसके अंदर जैसा डाटा है तो उसका यमराज उस तरह का होता है। हाँ और उसका जो है शरीर में से शरीर नहीं निकलता, वो उसका वही शरीर उठ के चला जाता है। और नहीं और इसी वजह से, हाँ और या उसकी रूह जैसी जाती है। और प्रेम जी इसी वजह से देखा होगा कि ज्यादातर जो ये लोग आध्यात्मिक लोग होते हैं वो झगड़ते रहते हैं। वो बोले नहीं ऐसा नहीं था, वो बोले ऐसा था, वो बोले ऐसा नहीं था ऐसा था। अरे भाई खुद की 3D टीवी है और खुद का ही चैनल है तो वो घुमाता ही रहता है। हाँ, अरे भाई तुम खुद ही प्रोग्रामिंग कर रहे हो, खुद ही देख रहे हो, पहुँच गए। ये जो भाषा के आधार पे जो गड़बड़ होती है ना, स्वप्न में भी ऐसे ही दिखाई देता है, ये बात सही है बिल्कुल। उसको सपने भी उसी भाषा वाले आएंगे, वो ऐसी बात करेगा, ऐसी हो। उसी भाषा में बात होती है। हमारे यहाँ बिलारी में ना मंदिर था और छोटे से, हाँ अंग्रेजी वाले लोग अंग्रेजी में स्वप्न देखते हैं, उनको हिंदी में नहीं आती। तो एक पंडित जी थे, तो मैंने उनसे पूछ लिया था ये बात। मैंने कहा पंडित जी रात मुझे ना सपने में हज दिखाई दी। हाँ तो बोले तुझे हज कैसे दिखाई दी? हाँ बोले तू तो हिंदू है, तुझे ये दिखाई देना चाहिए। तो फिर मैंने पंडित जी से पूछा, मैंने कहा ये सपने भी हिंदू मुसलमान होते हैं क्या? हाँ तो वो कह रहे यार, बोले यार इस पे तो सोचना पड़ेगा। हाँ तो नहीं उसको पता नहीं, सपने भी हिंदू मुसलमान ही होते हैं, जो डाटा अंदर गया है वही सपने में आता नहीं, वो असल में वो ऊपर के उस तरह के आप जैसे व्यक्तियों को थोड़ा समझ में आते होंगे, नीचे ये डाटा नहीं जाता ना। हाँ उनको नहीं समझ में आता है ना, तो नीचे वाले पंडित जी उनको ये डाटा तो समझ में आएगा नहीं ना। तो इस तरह के सवाल पूछोगे तो वो गड़बड़ा जाएंगे। हाँ गड़बड़ा जाएगा। और मेरी अम्मी कह रही, बोले तू इनसे परेशान करता रहता है, बोले तुझे किसी दिन बहुत पाप लगेगा। हाँ, अब मैंने कहा हज दिखाई दी तो दिखाई दी, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ नहीं उनको बता देते ना, मुझे तो हज दिखाई दी, इस हिसाब से मैं तो मुसलमान हूँ। हाँ। हिंदुओं वाला पाप तो मुझे नहीं लगेगा। हाँ तो इसलिए ऐसा होता है कि जो गुरु लोग जो ये ध्यान प्रक्रिया कराते हैं और जो मोटिवेशनल स्पीकर लोग भी कराते हैं, जो होते हैं स्पीकर्स लोग, तो वो खुद गाइड कराते हैं, घर को अंधकार कर देते हैं और वो छोड़ता नहीं है। मेंबर्स को बोलते हैं तुम ऐसे ऐसे करो, माइक में बोलता है ना ऐसे 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 करो, अपने आप घुमाता है दुनिया को, उसके हाथ में छोड़ता नहीं है ना कोई अलग से कुछ हो जाए। हाँ और एक चीज़ इसमें मैं बताना भूल गया, इस अवस्था में आपको जब आप स्वप्न में जाने का प्रयोग करेंगे तो इसमें भूतों के अनुभव भी होते हैं जाते समय, भूतों जैसे, भूतों का तो मैं इसलिए नहीं बोलूँगा होते नहीं, भूतों जैसे होते हैं अनुभव, और वो भी किस कारण से होते हैं वो आपको उसमें समझ में आएगा कि जितने सारे तरह के लोग बताते हैं कि हमें ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ, तो उसमें कई सारे मतलब उनको सत्य होते हैं कि वो ऐसा नहीं कि बात बना के बोल रहे हैं, बहुत सारे तो बात ही बनाते हैं, वास्तव में ऐसा होता नहीं, पर कई तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे फुलसंदे वाले जो बाबा बोल रहे हैं उनके साथ में ये घटना घटी है, और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उनके जैसा एक मेरा मित्र है, जब मैंने उनको शुरू में सुना, जब वो शुरू में बोल रहे थे तो उनका बोलने का ढंग उनका, तो मेरे एक मित्र हैं परमानंद जी, वो कभी ऐसे होगा तो उनसे मिला भेंट होगी, वो भी मेरे साथ साधना में काफ़ी समय रहे हैं देवनारायण जी की तरह। तो वो बहुत ऑनेस्ट आदमी है, इतने ऑनेस्ट आदमी हैं कि एक तरफ आप उनको बोलोगे कि भाई गर्दन कटवानी है और या तो झूठ बोलो, तो वो गर्दन कटवा लेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे।
इस तरह के आदमी, बहुत ज़्यादा नैतिकता उनके ऊपर में जो है इस तरह से उनकी ओढ़ी हुई है। ऐसे आदमी मतलब झूठ नहीं बोल सकते, ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा होगा तो चुप रह जाएंगे, अगर लेकिन बोला है तो सब सच ही होगा उनकी जानकारी में। तो उनके बोलने का स्टाइल, उनके बोलने का ढंग, वो सारा का सारा जो है बहुत ज़्यादा मैचिंग था उनसे। तो उसी से मुझे समझ में आया कि ये बोल रहे हैं, इनके साथ ऐसी घटना घटी है, इनको ऐसा हुआ है। अब लेकिन अब इनको ये समझ नहीं आया, क्योंकि ये उनको भी घटा था परमानंद जी को भी घटा था। और जब मैं वहाँ पहुँचा और जब चर्चा वर्चा चली, जब उनको समझ में आया, बोले ये तो साली कल्पना थी। हाँ मतलब वो तो है, अरे नहीं तो वो तो अपने आप को आत्मज्ञानी समझने लग गए थे। और वहाँ प्रचार हो गया था आसपास के गांव में, और जनता वहाँ आने लगी थी, और मुझे भी मेरे मित्र इसी वजह से ले गए थे। हाँ नहीं वो हाँ वो मुझे इस बात के लिए ले गए थे, मेरे गांव के मित्र थे। तो वो ले गए कि भाई यहाँ पे एक बाबा है और नया उभरा है, जवान है, और कहता है कि आत्मज्ञानी है। अब भाई तू चेक करके बता हमें, अगर तू बोलेगा ठीक है तो फिर हम जो है हाँ उसके शिष्य बन जाएंगे। अब वो मेरे दोस्त थे, वो दारू पीना और भांग खाना वो उनका काम था। मैंने सोचा कम से कम इस चक्कर में, क्योंकि उनके घर वाले बहुत परेशान थे, तो मैं कहा चलो चलते हैं। तो मैं वहाँ वो ले गए, सर्दियों का समय था, हम लोगों ने स्कूटर में जो है तेल गिरवाया। अब वो ऐसे कि तेल का भी पैसा उनके पास नहीं, तो मेरे पास पड़े थे, तो मैंने बोला अच्छा चलो मैं गिरवा दूँगा। तो तेल गिरवाया स्कूटर पे, तीनों बैठे और पहुंच गए वहाँ पे। अब वहाँ पहुँच गए तो देखे वहाँ से तो कम 40-50 लोग और कुछ स्त्री पुरुष और ऐसे वहाँ लोग बैठे थे, और ये बैठे हैं एक कुर्सी पे, और कोई चेहरे पे भाव नहीं, ऐसा जैसे आत्मस्थित या प्रज्ञा स्थित का जैसा वर्णन आप सुनते हो कि हाँ कि इन्हें तो इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वो वहाँ चले गए। तो अब भाई वो ऐसे बैठे, तो अब उन्होंने मुझे देखा कि जवान आया है, और नहीं तो वो किसी से बात भी नहीं करते थे। लोग आए बैठे, किसी ने कुछ पूछा तो बता दिया, नहीं तो चले गए, अवधूत टाइप की अवस्था में। मैंने बोला कि भाई ये दो मेरे मित्र हैं और ये मुझे यहाँ ऐसे लेके आए हैं कि मैं आपकी जांच करूँ। हाँ सीधा तो ये भी एक प्रक्रिया ही है जांच, ये भी एक तरीका है। और भी छिपने वाले तरीके भी हैं, छिप के जांच करने के, ये एक सीधा तरीका है। तो मैंने कहा कि मेरे ये दो मित्र हैं और इनका कहना है कि मैं आपको जांचूं, और अगर आप मेरी जांच में पास हो जाते हैं तो ये 2 शिष्य आपको मिल जाएंगे। और तो आप क्या राजी हैं मुझसे जांच करवाने के लिए? तो उन्होंने हाँ कर दी। अब चूँकि ना भी कैसे करेंगे लोगों के बीच बैठ, मना कैसे करेंगे कि नहीं करवा दी। हाँ बोले ठीक है ऐसे करवा लो। तो मैंने कुछ उस तरह के प्रश्न वगैरह पूछे, तो वो कुछ बता पाए, कुछ नहीं बता पाए, कई जगह अटक गए। तो फिर भी मैंने उन दोनों को बोल दिया कि देखो भाई तुम्हारे लिए तो ठीक ही है, ऐसे इनकी ऐसी स्थिति तो नहीं है, तो तुम्हारे लिए तो ठीक आदमी, तुम इन्हें गुरु बना सकते हो। क्योंकि वहाँ पे ये वो ऐसे ही उपदेश करते थे वहाँ पे कि बीड़ी नहीं पीनी, धूम्रपान नहीं करना है, मद्यपान नहीं करना है, इस तरह के। तो तुम्हारे लिए तो ठीक ही है बिल्कुल। हाँ लेकिन भाई उन्होंने गुरु बनाया नहीं उनको, उन दोनों ने। तो जब मैं अगली बार गया तो मैंने उनको पूछा कि भाई तुमने गुरु बना लिया क्या? बोले नहीं यार। मैं कहा फिर मुझे क्यों लेके गए थे? खमुखा एक्सरसाइज कराई। तो ऐसे ही मैं वहाँ पे जाया करता था। तो मैंने उनको बोला भाई मुझे भी थोड़ी साधना करनी है, तो आपके यहाँ कोई अरेंजमेंट हो, कोई कुटिया वुटिया हो तो बताओ ज़रा। ये संन्यास के पहले की बात है। तो तब तो उन्होंने मना कर दिया, बोले यहाँ तो ऐसा कोई अरेंजमेंट है नहीं। अब वहाँ कुछ काम भी नहीं था, तो मैं भी मूंगफली डालता था जेब में, और हमारे गांव से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर दूर उनका गांव था हमारे गांव से। और सर्दियों के दिन थे तो अपना मूंगफली लेके पहुँच जाता था, वहाँ बैठे बैठे चबाते रहते थे।
तो वहाँ पे लोग कई सवाल लेके आते थे उनसे। तो उन्हीं के गांव का एक आदमी सवाल लेके आया और वो उसको कुछ ऐसा जवाब दे नहीं पा रहे थे। तो मैंने बोला मैं दे दूँ क्या ऐसा? बोले हाँ दे दूँ। तो मैंने उनके कुछ उस तरह के जवाब दिए तो इनको अच्छा लगा। और वो आदमी तो संतुष्ट हुआ ही, जो प्रश्न कर रहा था, इन्हें कुछ अच्छा लगा, उनको भी कुछ सीखने मिला। हाँ कुछ सीखने को मिला, कुछ लगा कि ठीक है। तो फिर इन्होंने दूसरे तीसरे दिन मुझे बोला कि वो आप साधना की जगह के लिए बात कर रहे थे, तो अगर आप चाहो तो मैं यहाँ आपका इंतजाम करवा सकता हूँ। बोला ठीक है बढ़िया, करवा दो भाई। तो उन्होंने वहाँ करवा दिया। तो मैं वहाँ आ गया, तो मैं ये प्रक्रियाएं करता ही था। तो धीरे धीरे वो मित्र बन गए और वो अवधूत वाली स्थिति से उतर आए। हाँ अवधूत वाली से, अवधूत, हाँ स्थिति प्रज्ञ वाले जो रहते हैं, हाँ किसी ज्ञान में स्थित करके ऐसा। तो जब चर्चाएं होने लगी तो उनको चर्चाओं में उनको ये बात समझ में आ गई कि यार मैं जैसे आत्मज्ञान समझ रहा हूँ वो तो आत्मज्ञान है नहीं। क्योंकि एक्चुअल में वो कर क्या रहे थे कि अवधूत के जो गुण उन्होंने सुन रखे थे वैसा प्ले करने की, वैसा अपनाने की कोशिश कर रहे थे, वैसा अभ्यास करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बात उनको समझ में आ गई। तो फिर उसके बाद में वो इस साधना में, दूसरी साधनाओं में लग गए। वो उनका हो गया हिसाब किताब। इस तरह से भी होता है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऐसे जानबूझ के ऐसे किसी को जो है बरगलाने के लिए करता है, ये ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कई बार आदमी खुद ही कन्फ्यूजन को या खुद ही कल्पनाओं को वास्तविक समझ के और दूसरे लोगों को बताने लगता है, वो कभी उसे चेक नहीं करता। हाँ हाँ वो वैसा ही ऐसा ही होता है। तो अब वो वास्तविकता होती नहीं। लेकिन इस प्रक्रिया को आप कब तोड़ सकते हैं? जब वास्तविक क्वेश्चंस करें। अगर उनकी थ्योरी में फंस के आप काल्पनिक की क्वेश्चन करने लगे तो ये जो ट्रैक है ये टूटता नहीं है। इस ट्रैक को अगर किसी कल्पना को ये जांचना है कि ये कल्पना है कि वास्तविक है, तो कल्पना से कल्पना कैसे समझ में आएगी? वास्तविकता का कोई क्वेश्चन रखोगे तो वो वहाँ मैच नहीं करेगा उससे, और वो उसको भी समझ में आ जाएगा, जो भी लोग सुन रहे हैं उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब है कि ये स्वप्न की अवस्था आपको घट गई, इसका ऐसे मजा लेने के अलावा और कोई इसका यूटिलाइजेशन नहीं है। अच्छा, ये प्रेम जी जैसे मानो कि जो लोग भांग पीते हैं या कहो नशा करते हैं, दारू, हीरोइन, कोकीन वगैरह, तो ये जो लोग एकदम से नशे में चले जाते हैं तो वो कोई अलग ही स्थिति में है जहाँ पे एकदम से सो जाते हैं, बहुत ही डीप में ये चले जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि सिस्टम का सारा बोझ छूट जाता है वहाँ पे और उनको वहाँ पे रहना अच्छा लगता है। तो अब ये जैसे मान लो ये नशे की स्थिति बार बार करते 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 वो उस जीवन को जीने लगते हैं जो कि पूरा सुषुप्त वाला है, काल्पनिक है पूरा। हाँ, तो इस प्रकार से मतलब मैंने जहाँ देखा कि खास करके ये जो धार्मिक या भक्ति भाव वाले लोग होते हैं वो कई बार ये कल्पनाओं में आनंदित रहते रहने के चक्कर में वो ऐसी स्थिति में ढल जाते हैं, वहाँ पे वो यही जीवन को जीना चाहते हैं बार बार। हाँ, क्योंकि इससे बेहतर वो लगता है ना। हाँ ऑब्वियसली। हाँ भाई, जो वास्तविक जीवन है वो उनका उतना दुखद है, गरीबी है, लाचारी है, परेशानी है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। जो आता है जूता दिखा के चला जाता है। नहीं इसमें प्रेम जी ये बात भी है ना, जैसे अमीर लोग हैं बहुत सारे, वो नशे में बहुत रहते हैं, मतलब उनके पास ऐसा नहीं है कि अवेलेबिलिटी नहीं है, अवेलेबिलिटी तो एक लेवल पे है ही है, लेकिन वो इससे भी ज्यादा वो मजा है ना वहाँ का। हाँ नहीं, वो उतने नशे में नहीं। जो आपको अमीर लोगों में कोई एक आध एक्सेप्शनल छोड़ दो, उसके जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या होगी जिससे भागने के चक्कर में वो ऐसा करता होगा, तो अमीर लोग जो है वो विद इन द लिमिट ही रहते हैं इन सब चीज़ों में। वो इसको जीवन का मुख्य अंग नहीं बनाते। हाँ ऐसे ही। लेकिन शायद दर्शन जो भरे पड़े हैं अब तक के, इसकी वजह से सामान्य व्यक्ति जो है वो भक्ति में इसको मुख्य बना देता है कि यही मुख्य है, क्योंकि उसके लिए तो काल्पनिक जिंदगी ज़्यादा सुखमय है ना। हाँ, क्योंकि भाई वहाँ तो अपनी दुनिया है, जैसे चाहो वैसे बनाओ, और फिर बाद में मानो कि यही जीवन उसको सही लगने लगता है। सही लगने लगता है। तो
फिर उसमें तो प्रेम जी उनको वास्तविकता में लाने का फायदा है कि नहीं है, ये भी मतलब एक क्वेश्चन हो गया है। सही व्यवस्था होगा तो आने में फायदा है। नहीं, सही व्यवस्था नहीं हो तो मतलब व्यवस्था में वो तो जैसे कर रहा है ऐसे ही फायदा हाँ हाँ, नहीं सही बात है। अब जैसे बहुत सारे लोग बाहर से इतना ही मतलब रखते हैं कि रोटी मिल गई, एक लंगोटी मिल गई बहुत है। ऐसे आपको कई साधु हाँ आपको मिलेंगे कि बाहर से वो इससे ज़्यादा मतलब नहीं रखते। रोटी मिल गई, वही सामान्य सी रोटी, हाँ जो भी है, और लंगोटी मिल गई, मतलब पहन ली, वो कोई ऐसी जरूरी नहीं तो नागा भी रहते हैं, ऐसे नंगे भी घूमते रहते हैं, तो इससे ज़्यादा मतलब नहीं रखते। वो अपने एक काल्पनिक लोग वो ऐसा बना लेते हैं। और हाँ, मतलब अंदर तो कलरफुल लाइफ है, बोले बाहर क्या है। वहाँ तो झकास रहती है। तो माया है। बाहर तो माया है। हाँ, अब चूँकि हालांकि परंपरा ऐसी बनी हुई है कि वो वहाँ भगवान और उस बात को रखते हैं, लेकिन इस बात को ऐसे करके देख सकते हैं कि भाई अंदर तो वो एकदम सूटेड बूटेड होके घूमता है कार में। कौन सी वाली कार? लग्जूरियस वाली, लंबी वाली कार में। हाँ, चूँकि वहाँ तो सब फ्री है ना, और बाहर से देख रहे हैं कि लंगोटी भी नहीं है और 2 रोटी भी मांग के खाता है, लेकिन 2 रोटी खाई मांगे और बैठा और हो गया शुरू। हाँ, 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 अम्पाला में बैठा है। वाह भाई वाह। हाँ, बोला चलो अब आज उस ग्रह पे घूम के आते हैं। गलती हो रही है ना बाहर की जगह पे, हाँ। तो उसका प्रायश्चित बाहर बहुत ही क्रूर तरीके से अपने आप को कर रहे हैं। क्या क्या उनका ये कहना है कि ये स्थिति में रहने के कारण बाहर तो गड़बड़ी होगी, क्योंकि अब तो वो अंदर का पिक्चर में चल रहा है। Yes. मानो बाहर कुछ गड़बड़ आ गया, हाँ। तो वो जब बाहर आता है, कोई गलती हो गई होती है, तो वो संसार के लोगों से भी काफ़ी दिक्कतें झेलता है। हाँ, और साथ ही अपने आप को भी ज़्यादा प्रायश्चित में लेगा कि अब मैंने क्या कर दिया करके। हाँ, मतलब वो डिप्रेशन वाला प्रोसेस वहाँ पे। यस, अगर उसको कोई ऐसी मान्यता लेके बैठा है और स्वप्न आ गया, जैसे ये मान्यता हो रखी है कि भाई काम वासना जो है वो बुरी चीज़ है ना, ऐसे किसी की मान्यता है। अब लेकिन ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, अब उसकी इच्छा तो हो रही है, अब उसे स्वप्न में सेक्स हो गया है ना, क्योंकि स्वप्न तो क्रिएट कर देगा, स्वप्न थोड़ी उसको थोड़ी ना देखना है कि अभी इसका क्या है। अब उसको हो गया, अब जब बाहर आएगा तो वो सोचेगा कि ये मुझसे पाप हो गया। हाँ, ठीक है। या कई बार स्वप्न में ऐसे हो जाता है कि बहन के साथ हो जाता है, माँ के साथ हो जाता है ना, ऐसे भी होता है स्वप्न में। जब बहुत ज़्यादा कोई कामुक इच्छा होती है और बाहर स्वाभाविक रूप से पूर्ति नहीं होती है, तो स्वप्न कई बार ऐसे भी गढ़ देता है। हाँ, उस तरह की। तो इस तरह के भी 1-2 केस आए थे, कम होते हैं लेकिन 1-2 केस आए थे। जब मैं साधु था तो ऐसे आया था एक आदमी, वो बहुत गिल्टी में था। हाँ, आदमी तो डिप्रेशन में चला जाएगा एकदम। हाँ, तो वो था ही बहुत डिप्रेशन में। तो पक्का आदमी का जाना। हाँ, मतलब वहाँ पे उसको ये क्लियर नहीं है ना कि ये गोल नहीं है, अगर हाँ। गोल गलत है इसलिए ये ये सब वो गोल भी नहीं है, और वो स्वप्न को कुछ महत्वपूर्ण मान बैठा है, कुछ हाँ। सत्य जैसा मान बैठा है। सत्य जैसा मान, मतलब वो कोरी कल्पना थी, एक सामान्य बात है, हाँ, इसको हाँ। ऐसे करके। वो ये नहीं समझ रहा है कि ये प्रोजेक्शन मात्र है, ये वास्तविकता नहीं है। वहाँ जो भी आप कर रहे हो या आपके साथ हो रहा है वो महज एक कल्पना का हिस्सा है, उसका यथार्थ से आज सच कोई लेना देना नहीं है, और वो तुम्हारे हाथ में भी नहीं है। तुम उसके इनडायरेक्टली अनकॉन्शियसली आप उसका सृजन करते हो। अनकॉन्शियसली आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, तो आप उसके करता नहीं हो। तो करता नहीं हो तो फिर अब गिल्टी क्यों महसूस करते हो? हाँ, बिल्कुल आपकी तो जिम्मेवारी नहीं बनती ना उस बात की। बिल्कुल बिल्कुल। तो पर वो लोग नहीं सोचते, क्योंकि जैसी बात उनको भरी गई है वो उसी हिसाब से निर्णय लेते हैं। गुरुजी ने बोल दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर आपको प्रायश्चित करना है। अब जो भी प्रायश्चित बताया होगा वो करेगा। जैसे हो सकता है ऐसा प्रायश्चित बताया हो कि जाओ जंगल में जाओ और नर्मदा तट पर रहो और 1 महीने तक नर्मदा का ही पानी पी के रहना है, उपवास करना है। अब वो बेचारा जाएगा और करेगा, और तब जाके उसका वो प्रायश्चित होगा, और तब ये उसकी गिल्टी दूर होगी। अब है सब कल ना करने से कुछ हो गया है और ना नर्मदा का पानी पीने से कुछ हो जाएगा, पर ऐसी उसकी मान्यता है। गिल्टी भी उसने मान ली और अप्रायश्चित हो गया, ऐसा भी उसने मान लिया। फिर अलग से ब्रह्मचार्य शुरू करवा दें। हाँ, ऐसे ही करते। तो ये इस तरह का रहता है। लिस्ट बना के रखते हैं कि अगर उपवास टूट जाए
ब्रेकफास्ट करो। हाँ यस यस वो मान्यता इतनी ठीक है कि वो इंसान खाना चाहेगा तो भी बॉडी मांग रही है, यस यस बट वो खा नहीं पाएंगे। हाँ मतलब वहाँ पे ये समझ खत्म हो जाती है, इसको ये बैलेंस नहीं रहता कि ये जागृत अवस्था में ये ऐसा ऐसा जरूरी है, हाँ वो खत्म हो जाता है। यस। अब जैसे कई मुस्लिम लोग हैं जो थोड़ा धर्म को सीरियसली लेते हैं, तो उनके यहाँ ये रहता है कि अल्लाह ने उनको एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ भेजा है, हाँ बिल्कुल है ना, एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ भेजा, तो उस बात को वो मान लेते हैं कि भाई ये कुरान में लिखा है मतलब ऐसा ही है, इसको वो सत्य के रूप में ले लेते हैं, तथ्य के रूप में, सत्य के रूप में, है ना, ऐसा मान लेते हैं। तो अब उसमें तरीके दिए हुए हैं कि अगर ऐसा ऐसा करेंगे तो आप पास होंगे और ऐसा ऐसा नहीं करेंगे तो आप फेल माने जाएंगे, फेल होंगे तो जहन्नुम में जाएंगे, पास होंगे तो आप जो है वो जन्नत में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। और फिर वहाँ लिखा हुआ है कि वहाँ 72 ऊर और ये और दोजख में ये परेशानी और वो परेशानी, और आपको कम से कम 15 बार खाल दे के और उसे जलाया जाएगा। वहाँ पे ऐसे भी लिखा हुआ है कि खाल दी जाएगी फिर जलाया और जाए। फिर कढ़ाव में जलाया जाएगा, फिर खाल जल जाएगी, फिर फ्रेश दी जाएगी और फिर जलाया जाएगा। मतलब साला आदमी स्वप्न अवस्था में जाए तो भी डरने लगे। हाँ मतलब यहाँ तो एक बार मरेगा, वहाँ कई बार मारा जाएगा। कुरान में 2 बार पढ़ के रखा है। हाँ वहाँ पर भी ऐसे है, मेडिटेशन भी करते हैं। हाँ वहाँ पर भी ऐसे ऐसे। तो अब क्या होता है कि वो इस बात को वास्तविकता के रूप में उसने ले लिया है, श्रद्धा के उससे या कोई भी तरीके से, और अब इस हिसाब से वो जीता है। इस हिसाब से उसे अगर कुछ बुरा हो गया तो फिर उसमें उपाय भी जो दिए गए वो उपाय भी करता है बाकायदा। आप सोचिए, डर है ना वहाँ पे, हाँ, डर है। वो हो जाएगा तो फिर यस यस यस। तो ये इस तरह के जो सब दर्शन चलते हैं वो आदमी को ऐसे करके प्रभावित करते हैं। अब आम जन है, उनके पास उतनी तर्क शक्ति, उतनी ज्ञान शक्ति नहीं होती कि इसे जांच सकें, लेकिन अल्टीमेटली उद्देश्य वही रहता है। जन्नत का मतलब है कि भाई सारे सुख सुविधाएं चाहिए और तो कुछ है नहीं, है ना, और दुख बिल्कुल नहीं चाहिए, कहानी मिला के कुल वही है। तो वो इधर कर दो, और कर कौन दो, ये केवल वही लोग करेंगे जो इसे जानते समझते हैं, उन्हीं का काम है, वही करेंगे, सब नहीं करेंगे, सबके लिए नहीं होता है करने का। एक और देखा हूँ सर, जो प्रॉब्लम आती है, लोग ये मान बैठे हैं कि ले लेता है एक लोग ये मान बैठे हैं कि पीछे बहुत बड़ा ज्ञान था। हाँ उनको ये नहीं देखता कि ज्ञान बढ़ते क्रम पे आ रहा है, सभी प्रकार के क्षेत्र के ज्ञान, हाँ। तो चाहे आत्मदर्शन से संबंधित हो, आत्मज्ञान से टेक्नोलॉजी या तत्व ज्ञान से, और चाहे मतलब भौगोलिक क्षेत्र को हो, जिसके भी हों, विभिन्न प्रकार के विज्ञान के क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र बढ़ते क्रम पे आ रहे हैं, और हमसे ज़्यादा ज्ञानी हमारा भविष्य होगा। ये वो बात समझ नहीं पाते ना। हाँ। उनको लगता है कि पिता ज़्यादा ज्ञानी थे, दादाजी उससे भी ज़्यादा ज्ञानी थे, क्योंकि ऐसा वो देखता भी आता। उन्होंने देखा कि दादाजी सुटाई कर रहे हैं पिताजी की, पिताजी को कोई भी निर्णय लेना हो रहा है तो दादाजी से पूछ रहे हैं, तो इससे बच्चा क्या निर्णय लेगा? यही तो निर्णय लेगा कि दादाजी ज़्यादा बुद्धिमान है। अच्छा, उसमें प्रेम जी दर्शन का भी बड़ा रोल है। अच्छा, जैसे दादाजी भी गुरुजी के पास जा रहे हैं। नहीं, दर्शन का भी बड़ा रोल है ना, कि भाई कलयुग आ गया अब, तो मतलब ये सोचता है कि हाँ, पहले ये- कुछ बेहतर था, भी बिगड़ता अभी जा खराब। रहा है। हाँ, जैसे अभी खराब मान्यताओं का ही पूरा इसीलिए राजीव दीक्षित जी क्या बताते रहते हैं, वो कहते हैं कि पहले इतना बढ़िया सब ठीक था, हाँ सोने की चिड़िया था, ये सब था, वो सब खराब हो गया, अब फिर से वही बनाना है। अरे भारत तो 1947 में बना, इसकी पहले भारत था। हाँ बस भारत सोने की चिड़िया थी। कहीं नालंदा विश्वविद्यालय उस राजा का था बनवाया हुआ, जैसे हाँ। रीवा के महाराजा मार्तम सिंह, रघुराज सिंह अपना कॉलेज एक छोटा सा बनवाए थे, हाँ बिल्कुल, जिसको सरकार ने फिर बाद में TRS कॉलेज यूनिवर्सिटी के नाम से ले लिया। हाँ वही बात है। अब इनको मालूम नहीं भाई, 1000 राजा थे उस समय पे, भारत था कहाँ? 500 किस भारत की बात कर रहे हो? भारत है सी, बिल्कुल। अब अगर 1000, हाँ अब अगर 1000 राजा रहे होंगे तो 1000 राजा का मतलब है कि 1000 अलग अलग तरह के सिस्टम होंगे, तो अब हर राज्य के पास में गुरुकुल कहाँ से आ गया? ये तो तुम ऐसा बता रहे हो कि कोई एक ही सिस्टम था पूरे इस एरिया में, ऐसा तो करके था नहीं, नहीं तो फिर 1000 राजा किस बात के लिए थे? बिल्कुल। तो
पर हाँ ऐसे आदमी की मान्यता रहती है, वो उन चीज़ों को मान लेता है, अपने सामने भी दूसरों को बताता रहता है, माने वो एक पूरी धारा चलती रहती है। एक चीज़ और भी बताए इतना कि भारत सोने की चिड़िया, सोना गया कहाँ, क्योंकि सोना तो ग्रीस में सबसे ज़्यादा खदान है। कहीं यहाँ से चुरा, अरे यहाँ से चुरा के लेके तो घर में रहे, खदान से कैसे निकल रहा है? हाँ, खदान से कैसे निकल रहा है? समस्या अगर सब कुछ चुरा के ही लेके तो ले जाके खदान में गाड़ रहे थे। हाँ, अभी जैसे संजय सामाजिक जी कहते हैं, अगर राजीव दीक्षित को उनको पूछते उस समय पे, अब पता नहीं किसी ने पूछा नहीं पूछा मालूम नहीं, अगर कोई उनसे पूछते कि भाई आप उन ऋषि मुनियों से ज़्यादा ज्ञानी है, वो फटाक से मना कर देते, नहीं भाई साहब मैं मेरी तो कोई औकात नहीं हाँ उनके साथ। बिल्कुल करेक्ट, वो बिल्कुल मना कर देते हो, है ना? correct, हाँ। अभी जो राजीव दीक्षित जी के अनुयायी हैं वो कहते हैं कि राजीव दीक्षित जी की बात सुनो, तो मैंने कहा आप लोगों ने सुन ली होगी। हाँ सुन ली है, तो आप लोग तो ज्ञानी हो गए होंगे। और नहीं जी हम लोग ज्ञानी नहीं है, तो फिर हम कैसे होंगे? तो फिर हमें क्यों उपदेश दे रहे? जब उनको सुन के एक है मनोज महतो जी जो ओपन मंच पे भी आए, हाँ तो वो कहते कि तुम सबका जो है, तुम सब भ्रमित हो गए हो, तुम्हारा सबका दिमाग खराब हो रखा है और ये हो गया मैकाले की शिक्षा व्यवस्था के कारण। हाँ। तो मैं कहा वो तो तुम भी पढ़ के गए हो, तुम कैसे बचे? तो बोला मैं तो राजीव दीक्षित जी को सुन के और ठीक हो गया, राजस्थान है ना? तो मैंने कहा कि उनको तो मैंने भी सुना, मैं तो ठीक हो नहीं पाया भाई साहब। तो अब आप कुछ करो, तो अपडेटेड दवाई दे दो कोई। हाँ आपने तो कोई मुझसे ज़्यादा ही सुना होगा, बताओ। तो पहले तो ओपन मंच पे आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, फिर जब ज़्यादा जोर लगाया तो आ गए, तो फिर आपने वो देखा ही होगा क्या उनका हाल हुआ। आते ही मुझसे प्रश्न पूछने लगे खुद बताने की जगह। तो हाँ, अब उनको 15 बार याद दिलाना पड़ा कि आज के वक्ता आप हो, मैं नहीं हूँ। वक्ता जो है वो आप हो, मैं नहीं हूँ। पहले उसको फाइनल कर लें। आप जब प्रश्नकर्ता बन के आएंगे और मैं वक्ता बन के आऊँगा, तो मुझे भी 1 घंटा देना, कोई विषय देना, मैं उस विषय पे अपनी बात रखूँगा, फिर आप सवाल करना, मतलब सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। हाँ, तो मतलब ये हालत है। हाँ बिल्कुल। तो अब हाँ, तो वो कब मानते हैं कि इनको कोई अकल थी? हाँ तो फिर वो हाँ, तो ये राजीव दीक्षित जी के पूजनीय नहीं है इनमें से कोई भी। राजीव दीक्षित जी जो को पूजनीय हैं वो हैं जो सनातन धर्म की जो परंपरा कभी रही, अब पता नहीं कब रही नहीं रही क्या है, पर उनके दिमाग में जो है उसमें जो अध्यापक थे या ऋषि थे या वो थे, वो उनके आइडियल हैं जो बहुत पहले से होने बंद हो गए। शायद मुझे जहाँ तक पता है उनके कोई गुरु थे, आयुर्वेदाचार्य थे वो। नहीं, हाँ वो तो अलग बात होगी। पर उन्होंने उनको सिर्फ भागवत और इन सब के परिचय करवाया, चरक संहिता का। हाँ, तो इसलिए वो उस ट्रैक पे आए और फिर उन्होंने उस ट्रैक से पता ऐसा सोचा कि आयुर्वेद और ये सब खत्म इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने मैकोलो सिस्टम लाई और ये सब, फिर वो ये सिस्टम है। अब वो ये नहीं सोच रहे कि भाई जब तुम आयुर्वेद से कोई परिणाम ही नहीं दे पा रहे हो, दूसरी पति परिणाम दे रही है, तो लोग इसलिए उसमें जा रहे हैं। जबकि आयुर्वेद तो पहले से बेहतर पद्धति में है, आज की व्यवस्था उपलब्ध है। हाँ, लेकिन उसको इन्होंने एकेडमिक नहीं किया ना, उसका कुछ वो किया ही नहीं, तो पता नहीं चलता आदमी को। और जैसी ये दवाइयाँ बनाते हैं, जिस तरह की मतलब जैसे वैद हैं, उनमें ज़्यादातर वैद जो है वो कोई बहुत बेनिफिट पहुँचा नहीं पाते। तो जब तक आप किसी विद्या को एकेडमिक नहीं करोगे तो उसका ऐसा स्वरूप नहीं होता, वो फिर बिखरी रहती है। मतलब अगर 1000 वैद हैं तो अब ये 1000 तरह का आयुर्वेद समझो आप, वो एक ही आयुर्वेद नहीं है, वो ये 1000 तरह का आयुर्वेद है। उन 1000 वैदों को एक जगह बिठा दोगे, वो लड़ाई करने लग जाएंगे, तो तेरी दवाई ठीक है मेरी दवाई ठीक। मैंने देखा है हाँ। जो राजीववादी है, पिता को कैंसर हो गया, हाँ एलोपैथी यूज नहीं कर रहे, हाँ बिल्कुल भी। वो ये लोग राजीववादी बने पड़े हैं, घर में मटका है, सिर्फ मटका,
मतलब कि उस तरफ नहीं जा रहे जो आज की व्यवस्था में सुख है। यस वो मान के बैठ के भी आयुर्वेद से इलाज करवाऊंगा। पिताजी को कैंसर हो गया, पैर कटवाना पड़ गया। हाँ यस यस, और उनकी मृत्यु का कारण भी अंत में वही बना। पिताजी कह के मर गए, भाई आपके राजीव दीक्षित जी के पास कुछ नहीं है, हाँ मुझे तो बचा लो। ये तो बचा लो, सही बात। कैंसर का इलाज नहीं है बिल्कुल भी। हाँ वो करें ना जी, हम एलोपैथी यूज नहीं करेंगे, आयुर्वेद यूज करेंगे। हम स्वदेशी यूज करेंगे, हम विदेशी यूज नहीं करेंगे। और उनकी मृत्यु का कारण भी यही हुआ। उनको बोला गया कि भाई साहब एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले लो, वो बीमार थे आखिरी में, एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले लो, उन्होंने मना कर दिया और वो चल बसे। और बाद में उनके लोग ये कह के खारिज कर रहे हैं कि नहीं, और रामदेव जी ने उनको जहर दे के मार दिया। कुछ दिन ऐसा हाँ इस तरह की कॉन्स्पिरेसी वो खड़ी करें। मतलब ये actually नहीं बता रहे कि भाई उनको कोई समस्या हो गई थी, नहीं हार्ट अटैक की इशू था। जो भी हो। हाँ तुरंत ले गए, लेकिन फिर इन्होंने शायद मना ही कर दिया ये। हाँ जो भी समझ नहीं, वो न्यूज में तो काफी समय से बीमार आ रहे थे। मतलब ये है, हाँ बाद में सब बोल जैसे सशक्त बनाने की बात करते हैं। मतलब बीमार थे वो लगातार कुछ दिनों से। उनको बोला गया कि आप जो है इसमें चलो, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि अब बोले कैसे। अब बालकृष्ण तो चले गए, बालकृष्ण ने इस बात का ख्याल नहीं किया कि जो है तुम यहाँ आयुर्वेदिक की बातें करते रहते हो, और हार्ट अटैक के लिए वो वहाँ चले गए। जब वहाँ से आओगे तो लोग तुमसे पूछेंगे कि भाई साहब आयुर्वेद का क्या हुआ, तुम जो बताते थे कि इससे हार्ट अटैक नहीं आएगा, इससे ये नहीं आएगा, इससे वो नहीं आएगा, है ना। पर वो इस बात को इस तरह से ले गए कि अगर मैं चला जाता हूँ तो मैं जो अब तक बताता रहा उसकी तो ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इस चक्कर में वो हो गए विदा। ये कई बार जो है वो कंडीशनिंग इतनी हो जाती है, क्योंकि ये सही बात है कि ये अलग अलग दर्शन और जो अलग अलग विज़न है या अलग अलग ऐसी प्रोसेस है। अभी कुछ किस्सा मैंने सुना था कि एक योगाचार्य था कुछ, उसका केस दर्ज हुआ था कि उसने अपनी पत्नी को काफ़ी टॉर्चर किया कि तुम नेचुरल बच्चे को ही जन्म दो, मतलब अच्छा अगर तुम सर्जरी वगैरह करवाओगी हॉस्पिटल में जाके तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसके संस्कार डल जाते हैं। मतलब ये इतनी दिक्कत वाला मैटर हो जाती है कई बार, ये यस इतना कंडीशनिंग हो जाता है कि वो दूसरों के लिए दर्दनाक हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। अब वो इतनी हालत खराब हो गई थी उसको बच्चे को जन्म देते देते कि फिर उसने केस भी दर्ज कराया, बकायदा उसने डिवोर्स ले लिया अपने हस्बैंड से। हाँ तो वो हो ही जाता है। आपके अहमदाबाद की उदाहरण है कि हीरा व्यापारी है, वो किसी तरह से कंडीशनिंग में आ गए, हाँ तो अपनी कार पे एसी ना चला के वो घास फूस लगा के उसमें मट्टी का पानी डालते रहते थे। हाँ बताओ। ये क्या चक्कर, वो गर्मी में वो धड़पड़ाते रहते थे। हाँ, धड़पड़ाते। उसने बता दिया, बोले ये जो एसी में ज्यादा रहे हो ना इसलिए गर्मी ज्यादा लगती है। हाँ बताइए। बोले फिर क्या करना चाहिए, बोले गाड़ी में वो ये वाली घास लगाओ, उसके ऊपर मटके से पानी और पता नहीं क्या, तो 2 आदमी पानी डालते रहते हैं उसमें, तो वो ऐसे चलते हैं। अभी तो उदाहरण मिलेंगे आपको देश में बहुत सारे। हाँ बिल्कुल। इस तरह की गुड़ा भाग गुड़े कटार लगा के वो ऐसा मानते हैं कि हम ठीक दिशा में। हाँ अरे हाँ वो थोड़ा अपराध बोध से हाँ वो अलग बात है। यस लक्ष्य जो बना दिया ना इन्होंने। अब अभी जैसे इन कॉन्स्पिरेसी के लोग हम लोगों के संपर्क में आए बीच में, बीच में और वो मुझसे पूछते, अच्छा आपकी नज़र में कोरोना वायरस है कि नहीं है। मैं कोई वैज्ञानिक हूँ क्या, मैं कैसे बताऊँ। मेरे पास लैब है क्या जो मैं टेस्ट करके बताऊँ है कि नहीं है। हाँ, ये काम तो वैज्ञानिकों का है ना, वो अगर बता रहे हैं तो होगा भाई। हाँ मतलब उनको हम लोग इतनी तनख्वाह दे रहे हैं, इतना सब दे रहे हैं, तो पागल है क्या अगर हमें ही तय करना है तो फिर उनको क्यों रखे हुए हैं वैज्ञानिक पद पे, हटा दें वहाँ से। भाई इसमें भाई इसमें भी गड़बड़ी है दर्शन की। वो आत्मज्ञान वाला है ना कि भाई आत्मज्ञान हो गया है तो मतलब इसको ये वहाँ चाइना में जाके भी देख सकता है कि नहीं। आज उन्होंने पता नहीं कोई किताब अर्जेंट में कोई तैयार कराई है उन सब ने। अच्छा हाँ वो होगी वैदिक व्यवस्था से संपूर्ण समाधान। अच्छा सभी समस्याओं का समाधान वो ऐसे रूप में मेरे पास भेज दी, बोले संजय जी आप इसको पढ़ना। हाँ इसको पढ़ना। मैंने कहा जी मैं संस्कृत अंग्रेजी जानता नहीं, तो बोलो कि वहाँ ऊपर मत करके पढ़ाएं। हाँ बिल्कुल। फिर हम उनसे सवाल पूछे, तो बार-बार ऐसी बातें करती हो, और जब तक वो मुझे नहीं समझा देगी तो कह रही है मेरा भी विश्वास डगमगा गया है। मेरा विश्वास टिका हुआ सर्टिफिकेट नहीं दिया और जब तक तुम ठीक से नहीं बताओगे मेरा सब पे विश्वास नहीं चल रहा है। तो
अब वो कह रही है बोले मेरा ये वायदा है जब तक मैं तुम्हें नहीं समझा दूंगी हाँ तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। हाँ, तब तक मैं चाय भी नहीं पीऊंगी। नहीं अभी व्हाट्सएप आया है कह रही मैंने आपके लिए स्पेशल किताब लिखवाई है। हाँ, स्पेशल लिखवाई है। कि वैदिक व्यवस्था से मतलब ऐसा कुछ कह सकते हैं कि संपूर्ण समाधान ट्रांजिशन पीरियड में है अभी। हर जगह घुस जा रहा है। मतलब पुरानी थियरी है ना, उसमें से धीरे धीरे ट्रांजिशन। नहीं दवाई वाले लिखने लगे हैं। हाँ, इस बीमारी का संपूर्ण इलाज। हाँ, अब अब ये सबके स्वप्न अवस्था में घुसने लगा है। ऐसा ही इसका मतलब ये। अभी बस सुसुप्ति में पहुंचेगा जैसे ही, वैसे ही इसका ये बीज बन जाएगा और फिर इसका पेड़ बनने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो हम लोग नया बीज बना रहे हैं। मतलब ये अभी 5-7 मतलब हम टारगेट है ना भाई 2027 या 2035 तक। हाँ। तो अभी ये धीरे धीरे करके अंदर ट्रांजिशन हो जाएगा, अंदर सेट हो जाएगा, फिर बाहर शुरू हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, हाल फिलहाल में वो किसी किताब का कवर बना दिया होगा वैसे ही, और वो किसी किताब का कवर चेंज करके, और वो ऐसा होगा कि अभी संगठन जो ये सोचता है कि मेरे पास सॉल्यूशन है, लेकिन उनसे बोलता रहता है कुछ सामाजिक संगठन। हाँ, यस। हमारे बात सुनने के बाद बहुत सारे संगठन ऐसा किताब लिखेंगे। इस तरह के आएंगे। आने वाले समय में संपूर्ण समाधान का नकली किताब बहुत सारे आने वाले हैं। क्लैरिटी करनी पड़ेगी। हाँ, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, ये यहीं से मिलती है और कहीं से नहीं मिलती। तो अब ये क्या होता है, क्योंकि ये इस तरह का रहता है, क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, तो लोगों को कन्फ्यूजन होना लाजमी रहता है। उनका प्रधानमंत्री से भरोसा उठना लाजमी होता है। जो भी उनके मैनेजर में है या कोई भी उनके वैज्ञानिक हैं, तो उन पर वो भरोसा नहीं करते, है ना। जैसे ऐसे हो गया कि अब हमने एक ड्राइवर को नियुक्त किया और फिर वहाँ पे एकदम पूरे चौकन्ने भी होके बैठे हैं कि ड्राइवर ड्राइविंग ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो तुम्हें कैसे पता कि कर रहा है कि नहीं? वो जाने ना। आप तो खाली परिणाम से देख सकते हो कि भाई ठीक चला रहा है तो ठीक, ऐसे करके बस। इससे ज़्यादा आप क्या चेक करोगे? नहीं। तो भाई ये जिनका काम है उनसे पूछो ना, ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि कोरोना वायरस है कि नहीं है? तो वो बताएंगे। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि भाई बुद्धि से तो चेक कर सकते हो। अरे कोरोना वायरस बुद्धि से चेक नहीं होता भाई, उसका बुद्धि के साथ साथ में उसका स्पेशलाइजेशन भी होता है। बुद्धि से चेक करो तो जो कोई इंस्ट्रूमेंट होता है। हाँ, कहाँ दिमाग लगाए। हाँ, राजीव दीक्षित वाले वो पे आ रहे हैं, डाला तो नहीं आ रहे। हाँ, सबको आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी। सबको डरवा रहे हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। हाँ, न्यू वर्ल्ड। तो एक दिन मैं आर्थिक संरचना बारे लिख दिया कि अंदर सुखमय आर्थिक संरचना, बाहर में सुखमय के संसाधन है, सिर्फ अर्थशास्त्री का प्रभाव। तो एक व्यक्ति जो है राजीव दीक्षित से कट के मेरे को स्पेशल जोड़ा। अच्छा। और वहाँ पर डाला कर रहा है, सामने नहीं कर। हाँ, ऐसे वो अननाउन नंबर आए। यस। अब उनको हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा इधर आके समझाओ। अब इधर आके समझाएं ओपन मंच पे, तो हम ऐसे सवाल पूछें कि भाई आपने ये कैसे समझ लिया कि मैं कोरोना वायरस है कि नहीं है ये डिसाइड कर सकूं? कैसे? मुझ में क्या योग्यता आप देख रहे हैं? ये तो डॉक्टर भाई आत्मज्ञानी हुआ। तो आत्मज्ञानी हो तो आत्मज्ञान के बारे में पूछो, कोरोना वायरस के बारे में क्यों पूछ रहे हो? कोरोना वायरस है, उसमें भी आत्मा जा सकती है। ये फिर काम है वो अपन जान। हाँ, बिल्कुल। हाँ, आत्मा को माने। तो वेदों का ज्ञान फेल हो गया। हाँ, तो फिर वैज्ञानिक क्यों रख रहे हैं? उनको इतनी तनख्वाह क्यों दे रहे हैं फिर हम फालतू में रख के? नहीं, उनको ये लगता है कि पिछले वाले वो सब ये बता देते थे। हाँ। ये भी हाँ, पिछले वाले सब बता देते थे, ऐसा लगता था। तो मैं कहा भाई जो लोग मैनेजमेंट में रखे हैं उनको भरोसा करो। अगर ऐसा लग रहा है आपको कि वहाँ मैनेजमेंट ठीक काम नहीं कर रहा है, पीएम ऑफिस ठीक काम नहीं कर रहा है, सीएम ऑफिस या मिनिस्टर या जो भी है वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं, तो उसका कारण ढूंढो, उसका इलाज ढूंढो ना। कहाँ कोरोना में लटक गए तुम?
अरे कोरोना वायरस होता होगा तो ठीक है, नहीं भी होता होगा तो ठीक है, तो हो गया ना अब जो होना है कि नहीं। अब आप लोग जो है 2031 का मतलब आप जीवित नहीं बचोगे जिन जिन ने वैक्सीन ले ली है। अरे तुम अगर नहीं बचोगे तो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है, ठीक है मर जाएंगे, तुम तो बच जाओगे ना। कोरोना वायरस के नाम से डरवा रहे हैं कि पूरी आबादी को ये नष्ट कर डालेंगे। हाँ नष्ट कर डालेंगे, ये डरवा आ रहे हो। हाँ डरवा कोरोना के यस हाँ। और उनसे पूछो कि अच्छा ये सूचना आपको मिली कहाँ से 2031? ये आपने कैसे चेक करके बताया? कोई बेस ग्रुप कोई रिसर्च नहीं, कुछ नहीं, सब हवाई चल रही। इसीलिए वो आते नहीं बताने, क्योंकि आएंगे तो पूछा जाएगा और पूछेंगे तो बता नहीं पाएंगे और फिर शर्मिंदा होना पड़ेगा। लोग अपना एक टीका है तो स्वर्ण प्राशन ऐसा कुछ होता है, स्वर्ण प्राशन तो टीका निकला है वो देते हैं, वैक्सीन का माना करते हैं जो भी है। तो कुल मिला के कहने का मतलब वही है कि भाई इलाज के लिए तो हमें डॉक्टर पे, वैज्ञानिक उन्हीं पर निर्भर होना पड़ेगा ना। हम कैसे जांच करें? अच्छा हमें कैंसर है कि नहीं है, हम कैसे जाने? इसका जो जानने का प्रोसीजर है उसी से पता चलेगा। हमें तो तब पता चलेगा जब दर्द वर्द होने लगेगा, उसके पहले हमें कैसे पता चलेगा? हाँ वो जो आम पब्लिक है जिनको पता ही नहीं है अभी 2 के बाद 4 आएगा 6 हाँ, आएगा, उनको हाँ। जाके देवेंद्र बुलारा जी, डॉक्टर तरुण कोठारी जी बता रहे हैं भाई इससे ये होगा। यस यस। तो मतलब ये किस्म से उनको खुद ही नहीं पता हम कर क्या रहे हैं। हाँ तो वो नहीं समझते सिस्टम हर मतलब चीज़ क्या से होता है। चर्चा करनी है, उनके सामने आनी रहे। हाँ यस। तो मतलब तुम हर चीज़ तुम खुद तय कर लोगे क्या? हाँ हर चीज़ कर लोगे क्या? गेहूँ कैसे पैदा होता है? अब जिसने कभी गेहूँ की खेत जाके देखा नहीं, कोई एग्रीकल्चर पढ़ा नहीं, अब तुम जाके ये भी जानोगे गेहूँ कैसे पैदा होता है, तब तक गेहूँ की रोटी नहीं खाओगे, क्योंकि क्या पता उसको खाने से भी 35 के बाद आप जिंदे ना रहो। तो ऐसे कितना करोगे भाई, ऐसे नहीं चलता। हाँ लेकिन वही बात है, जब वो चर्चा में आए तो तब की बात है। तो राजीव दीक्षित जी तो रहे नहीं, और उनके अभी 5, 6, 7 ग्रुप हैं उनके। नहीं, आम जनता तक जैसे ये बात रख रहे हैं, इससे पूरे समाज एक बटा सा हो गया। आते थे राजीव दीक्षित भी। हाँ वो भी नहीं आते, तो मैंने कई बार क्योंकि कहीं डायलॉग में वो भी नहीं, खैर डायलॉग का कोई मंच भी नहीं था और उन्होंने खुद बनाया नहीं यूट्यूब में उनके उसमें डालता था मैं। अच्छा तब भी नहीं आए कोई। हाँ नहीं आते। एक श्याम स्वदेशी जी आए थे। अब वो कोई जवाब दे नहीं सके और वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जी वो क्या है कि मुझे तो बहुत सारा पे निर्भर रहना मुझे है। तो पता नहीं है, हमारे एक हैं जो मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं, तो मैं अगली बार उनको भेजूंगा। और फिर जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो मुझे व्हाट्सअप कह के बोल रहे हैं कि मेरे दोस्तों ने मुझे बोला था कि ओपन मंच पे नहीं जाओ। अब वो एक ऋषि मुनि एक ज्ञानी थे, बोले मतलब वो सब जान जाते हैं, और उनकी पत्नी के साथ इंद्र जो है छल कर गया, उनको पता ही नहीं चली। दूसरे का भविष्य वक्ता बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उनको खुद का पता नहीं है कि हाँ तो वो वहाँ जाके तड़ी दे रहे हैं। हाँ सुनो, वो वहाँ जाके तड़ी दे रहे हैं व्हाट्सएप पे मुझे, कह रहे हैं कि मैंने उनको बोला कि तुम्हारे यहाँ तो कोई था ना जो तुमसे ज़्यादा समझदार था, उनको भी बोले कोई नहीं है, मैं ही हूँ जो भी कुछ हूँ। अच्छा तो हाँ, तो मैं कहा जब तुम ही हो तो फिर तुम तो सवालों के जवाब दे नहीं पाए। नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर केस करूँगा और अभी तुम्हारे ऊपर सम्मान आता होगा। मैं कि किस बात का केस करोगे? बोले वो सम्मान से ही पता चलेगा। वो बहुत दिन हो गया, अभी तक कोई अमन सम्मान तो आया नहीं। हाँ काफ़ी सुनो लिखवा रहे हाँ खुद मना कर दे। हाँ हाँ जैसे वो कह रहे थे मेरा दिमाग खराब था जो मैंने अपने दोस्तों की बात नहीं सुनी। करने लगे तो मैंने उनको बोला, मैं कहा तुम खुद सोचो, तुम इतना सा डिसीजन तो ठीक से कर नहीं पाते कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, और तुम अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हो, करोगे क्या आखिर ये बताओ। हाँ मेरा सवाल है। हाँ सर एक सवाल है। अच्छा आखिरी सवाल कर लो। मैंने सम्मोहन का कोर्स किया है। सम्मोहन का कोर्स किया है। आवाज़ नहीं आ रही। सम्मोहन का कोर्स किया है। अच्छा अच्छा। तो सम्मोहन करते समय मैंने यही अनुभव लिया है, जैसे हवाई जहाज़ में बैठे हुए हैं। यस यस। अभी बॉम्बे में थे, अभी
अहमदाबाद में आ गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये सवाल है कि सम्मोहन और स्वप्नावस्था, इसमें क्या फ़र्क है? कुछ नहीं है, बस वो एक तरीके का ही फर्क है, वैसे दोनों एक ही चीज़ है। दोनों एक ही चीज़ है, मतलब एक ही तल पर होती हैं। सम्मोहन भी स्वप्न के तल पर ही घटित होता है और स्वप्न भी स्वप्न के तल पर, तल एक ही है दोनों का, बस इसको एक विधि पूर्वक करवाया जाता है और वो स्वाभाविक रूप से घटता है दोनों एक ही बात है। हाँ, तो अब मेरा अगला सवाल है कि जैसे आप ये आध्यात्मिक स्वप्नावस्था सिखाने से अच्छा है कि आप सम्मोहन का अभ्यास क्यों नहीं सिखाते जीवन दर्शन में? नहीं, तो उससे भी कुछ नहीं होता और मैं स्वप्नावस्था का अभ्यास नहीं सिखा रहा हूँ, वो आपको ऐसा लगा होगा, तो मैं तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ, बता रहे हैं, उसका ज्ञान तो अंतःकरण पर आपका कंट्रोल आए, उद्देश्य वो है, ये नहीं है। वो उससे भी कर सकते हो, अगर आपको सम्मोहन विद्या से जाना है तो उससे भी जा सकते हो, उससे भी वही बात होगी। मैंने बोला ही था कि कई तरीके इसके हो सकते हैं, आपको जो तरीका सूटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। हाँ, तो और अगला सवाल है, हाँ, तो ऑलरेडी आपको वो करना आता है, उसका अनुभव है, तो उस आधार से भी आप स्वप्न जगत में हाँ, मैंने अनुभव लिया है, जैसे हेलुसिनेशंस का अनुभव लिया है सम्मोहन में, जैसे बदबू में खुशबू में परिवर्तित किया है मैंने, तो वो अनुभव लिया है। और भी अनुभव लिया है जैसे, लेकिन मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं डीप ट्रांस में था। तो डीप ट्रांस, सम्मोहन की भाषा में डीप ट्रांस, जैसे तो अगर वो याद नहीं है तो इस विधि से जाएंगे तो सब याद रहता है। हाँ। जैसे मैं आपको अभी भी कितनी पुरानी बातें सब बता रहा हूँ, तो इस सब चीज़ें याद रहती हैं। ये फर्क रहता है क्योंकि वहाँ आपको कोई दूसरा सम्मोहित करके नहीं लेके जा रहा, आप खुद जा रहे हैं, ये फर्क होता है। वहाँ कोई और ड्राइवर है, यहाँ आप खुद ही ड्राइवर होते हैं, ये थोड़ा सा फर्क है, पर चीज़ें वही हैं और भी बहुत फर्क। और अगला सवाल ये है कि जैसे स्वप्नावस्था या फिर सम्मोहन, इस अवस्था में जब हम अनुभव लेते हैं तो ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जीवन दर्शन कोर्स में थोड़ा ब्रेन का भी अभ्यास ऐड किया जाए? इसका ब्रेन, मानवीय मेंदु का अभ्यास भी ऐड किया जाए? नहीं, वो तो साइंटिफिक चीज़ें हैं ना, इसके लिए बहुत लोग लगे हुए हैं, वो कर भी रहे हैं। हमारे में उसका एज सच कोई यूज नहीं है। तो हम लोगों का जो मेन कोर्स है वो है संपूर्ण समाधान व्यवस्था है मेन बात। नहीं, क्या है कि ब्रेन का अगर अभ्यास इसमें डाला जाए तो और गहराई में जाकर ये अनुभव की अवस्था हम देख सकते हैं। नहीं, तो वो तो ऐसे ही देख सकते हैं ना, उसमें उसकी क्या ज़रूरत है? तो आपको ये ब्रेन का अभ्यास इंक्लूड करना जरूरी नहीं लगता? वो तब जिनको करना है, जिनकी इसमें रुचि है, वो उसको करते रह सकते हैं। हाँ। पर मतलब हमारे उसमें ऐसा अगर कोई साइंटिस्ट अगर इसमें ऐसा वो ब्रेन का अभ्यास इसमें ई कोर्स में डालना चाहते हैं तो आप डालने दोगे क्या उसको? अरे वो ये तो सब रहेंगे ही ना, वैज्ञानिक सारी प्रक्रियाएं रहेंगी, ये तो सब होंगी। हाँ। जिनको करना है वो तो करेंगे। हाँ, हाँ। हाँ, बस इसमें कोई समस्या नहीं। तो अभी हम जो करें, अभी हम सारी चीज़ नहीं कर सकते ना, ऐसे करके नहीं कर सकते ना कि वैज्ञानिकों को जॉब पे रख लें, हाँ जी हाँ ऐसे करके जो है खोज करो, वो अभी हमारे पास कहाँ है। व्यवस्था में तो सारी चीज़ें रहेंगी, वहाँ तो ब्रेन के भी सारे रहेंगे, सारी पैथियाँ रहेंगी, सब कुछ रहेंगी, उसकी जांच पड़ताल भी होगी, वहाँ पे तो सब कुछ होगा। और वहाँ पे तो सम्मोहन विद्या भी होगी, ये भी होगा, सब कुछ होगा। ट्रीटमेंट भी सारे रहेंगे, आयुर्वेद रहेगा, सभी चीज़ रहेंगी। जब जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी उसके लिए वो चीज़ अवेलेबल रहेगी, बस हो गया। हाँ। अभी मैं जो समझ पा रही हूँ कि हम जो एक स्तर से गुजर के प्रक्रिया सीख रहे हैं, वो हमें एक काम में आएगी कि हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। हाँ, यस। हाँ, तो मतलब हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। हाँ। और जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे फिजिकल तौर पे ट्राई करते हैं वैसे मेंटल तौर पे ट्राई कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें वो मतलब हमें हमारी जो व्यवस्था लाने में स्पीड अप कर देगी हमें थोड़ा जो प्रोसेस को। जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा तो जैसे आप जल्दी से
एग्जांपल दे के बता रहे हैं, कुछ कुछ लोग हैं हमारे बीच में, जैसे मुझे 1-2 मिनट ज़्यादा लग रहा है क्योंकि वो थोड़ा प्रोसेस में रहता है, तो इससे क्या होगा कि हमारा प्रोसेस टाइम बहुत ही कम हो जाएगा और एनर्जी लेवल तो बढ़ेगा ही। हाँ, है ना, इस तरह का। हाँ, मतलब आम जनता को इसकी जरूरत नहीं है, आज भी वो चाहे तो कर नहीं सकती है, उसको आज भी इसका कोई लाभ नहीं है, केवल कुछ अच्छी होगी तो अंदर की सिस्टम। हाँ, यस। एक जनरेशन की बात, तो हमारा, तो हम लोगों का मेन उद्देश्य संपूर्ण समाधान है, संपूर्ण जीवन दर्शन नहीं है, लेकिन सब कुछ लोगों के लिए जो गहरे से जानना चाहते हैं वो बिना संपूर्ण जीवन दर्शन के संपूर्ण समाधान को जान नहीं सकते, तो लोगों को जना भी नहीं सकते। तो ये उनके लिए है, जैसे टीचिंग कोर्स टीचर्स के लिए है, स्टूडेंट के लिए थोड़ी ना होता है, समझ रहे हैं ना ये बात? हाँ, तो टीचर्स के लिए है, तो ऐसे ही ये भी है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है कि जीवन दर्शन में मतलब स्कूल में कोर्स लगेगा उनके अंतःकरण विकास के लिए, वो सबसे अच्छा रहेगा। अंतःकरण विकास खुद ही हो जाएगा, वो नहीं भी शिक्षा लेगा वहाँ तो सिलेबस ही ऐसा होगा ना, वहाँ